क्यों एयरवे रहते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है एयरवे की? सर एयरवे की इम्पोर्टेंस ये है सर कि बिकॉज ऑफ के एनेस्थीसिया में पेशेंट जो है ना वो अगर आपको सांस ले रहा है तो हमें एयर। आपकी आवाज चली गई है। अ, आप और कोई बता दे, अस्मा, आप बता दें। सॉरी सर, मैंने अच्छा, अभी ज्वाइन किया। क्या पूछ रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ एयरवे एयरवे हम लगे रहते हैं एनेस्थीसिया वाले, क्या वजह क्या होती है एयरवे की, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एयरवे? सर एयरवे तो सब कुछ बेस कर रहा है। अगर एयरवे मेंटेन नहीं होगा तो सर पेशेंट कोलैप्स कर सकता है सर। अब यानी कि पेशेंट के सर्वाइवल के चांसेस ही कम रह जाएंगे अगर एयरवे को जब तक हम मेंटेन नहीं करेंगे, अगर हम जी वगैरह दे रहे हैं। अच्छा, तो अगर हम कहें कि एक पेशेंट में डिफिकल्ट एयरवे है तो इसका क्या मतलब है, डिफिकल्ट एयरवे का क्या मतलब है? सर एक तो हम स्कोरिंग से सर वो करते हैं सर, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास स्कोर्स हैं सर, उससे हम असेस कर लेते हैं हम्म। सर। इसके अलावा मल्टीपल चीजें, जैसे अगर पेशेंट ओबीज है सर, विद बेयर्ड है, ई डेंटिकुलस है पेशेंट, ओल्ड एज है नहीं तो, नहीं, और एक सर सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। डिफिकल्ट एयरवे का मतलब क्या है, वो तो चले आप कॉजेज में चली गई ना। डिफिकल्ट एयरवे से क्या मुराद है? व्हाट डू यू मीन बाय डिफिकल्ट एयरवे? सर जिसके अंदर एयरवे कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा हो, और के यानी कि हमें मुश्किल लग रहा है कि उसको एयरवे इजीली मेंटेन करना है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिफिकल्ट एयरवे का पर्सन। मतलब ये है कि अगर आपने 3 अटेम्प्ट्स किए हों और फिर भी आप सक्सेसफुल हो जाएं, या 10। नहीं अस्मा, फिर से सोचो पहले तो। अतीक भाई जो बता रहे हैं वो जी भी सर, डार्क गाइडलाइन। वो वो भी गलत बता रहे हैं। ठीक है। डिफिकल्ट ठीक है। एयरवे का मतलब इन विर्चुअल सेंस डिफिकल्ट एयरवे का मतलब ये होता है कि या तो डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन हो, या डिफिकल्ट लेरिंगोस्कोपी हो, या डिफिकल्ट इंट्यूबेशन। डिफिकल्ट मास्क ठीक वेंटिलेशन हो, डिफिकल्ट लेरिंगोस्कोपी हो, या डिफिकल्ट इंट्यूबेशन हो। इन तीनों चीजों को कंबाइंड जो है डिफिकल्ट एयरवे कहा जाता है। ठीक है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि जो अतीक भाई बता रहे थे वो डास गाइडलाइन के मुताबिक वो डिफिकल्ट जो है ना वो जो इंट्यूबेशन के लिए है। ठीक है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर एक ट्रेन्ड एनेस्थेटिस्ट इज अनएबल टू मेंटेन द एयरवे, ठीक है, और दो 3 अटेम्प्ट्स हो गई हैं और उसने ही इज नॉट एबल टू इंट्यूबेट, तो उसको आप वर्चुअल सेंस में आप उसको डिफिकल्ट एयरवे कह सकते हैं। लेकिन समझने के लिए डिफिकल्ट एयरवे में 3 चीजें आप शामिल है। अब आप ऐसा करें कि अलग अलग सोचें कि डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन की क्या रीजन होगी। अब आप जो कहा लिस्ट सुना रही थी, अब वो लिस्ट सुनाई। जी सर, उसके अंदर सर यही था कि अगर ओल्ड एज पेशेंट हो, जिसके टीथ ना हो, इडेंटिकुलस हो सर, अगर मेल पेशेंट है उसकी विद बेयर्ड हो, और सर ओबीस पेशेंट हो, शॉर्ट नेक को। ये शांत पड़ जाती है। देखिए प्लीज अपने माइक को म्यूट रखा करें, सारी डिस्टरबेंस हो जाती है, सारा फ्लो टूट जाता है। जी प्लीज कंटिन्यू। जी सर, शॉर्ट नेक को, और सर नेक सर नेक मूवमेंट्स कम हो, और सर कोई सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी अगर हो सकती है तो सर उसके अंदर भी हम लोग देखिए अब आप फिर डिफिकल्ट डी एरिया। ट्रैक हो गई हैं, अब आप फिर डी ट्रैक हो गई हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा, आप मुझे जवाब क्या दे रही हैं? फिर से दोबारा से रिफ्रेश कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन। मैंने आपसे पूछा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर डिफिकल्ट मास्क वेंटिलेशन। ठीक है। ठीक है सर। किन किन कंडीशंस में आपसे मास्क वेंटिलेशन नहीं हो पाएगी, अब सोचो। हम्म, जी एनीवन जो आपने सर बताई उसमें से काफी चीजें इसमें हैं। सर वो आता होता है सर मोन्स ना, इसमें सर अम, डेंटुलस हो, बियर्ड हो सर, इसके अलावा जो है ना सर अच्छा देखें ये आपके लास्ट टांग हो। अतीक भाई आपके लिए मैं ये कर रहा हूँ कि प्लीज आपने वहां पर ये नहीं बोलना है, क्योंकि आप अभी यहाँ पर बोल रहे हैं ना, आप एग्जामिनर के सामने भी बोलेंगे।
कि मोन्स होता है। इंटरनेट नहीं हो रहा। अस्मा, आपको मेरी बात समझ आ जी रही है? सर, जी सर आ रही है। न्यूमोनिक्स होते हैं ना, ये आपको याद रखने के होते हैं, ठीक है। वहां ठीक पर सर। आपको एग्जामिनर को ये बताना नहीं होता कि ये है, वो उसका फॉर्मूले कई सारे हैं, वो आप कोई भी बोल दें। ओबीज भी फॉर्मूला है, ओबीज के अंदर ओ बिल्कुल से बेस्टी है, बी से बियर्ड है, ई से जी, ईडेंचुलस है, एस से स्नोरिंग है, फिर अगले ई से एल्डरली है। मोन से क्या बनता है? मोन से क्या फॉर्मूला है? सर मोन से बनता है सर आपका, सर एक तो एम से बनेगा मास, सील, बियर, डिस्टॉर्टेड एनाटॉमी, हम्म, और ओ से बनेगा ओबेसिटी, और ए से बनेगा एज मोर देन 55, हम्म। और नो से बनेगा कि नो टीथ इंडेंटोलिस होगा, और एस से बनेगा आपका स्लीप एपनिया और स्टिफ और ARDS वगैरह का, या स्लीप एपनिया कह सकते हैं सर। तो वहां पर लेकिन आपने आपने नहीं बोलना फॉर्मूला, ठीक है। आपने ये नहीं बोलना कि हम फॉर्मूला बोलेंगे, ठीक है। आपने सिर्फ वो फैक्टर्स के नाम बताने हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि डिफिकल्ट इंटुबेशन से पहले डिफिकल्ट लेरिंगोस्कोपी किस किस कंडीशन में होगी? जी। सर उसके अंदर भी यही आ सकता है कि सर अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है सर, कोई मैंडिबल का। इसके एक बात अलावा सर होगी। बक टीथ हो सकते हैं, नहीं और सर शॉर्ट नेक हो सकता है, नहीं, एक सेकंड, हाँ ठीक है, ओके फाइन। और सर मॉर्बिड ओबेसिटी के पेशेंट्स में होता इसमें है। सबसे सबसे पहली जो चीज है वो आपने नहीं बताई। अगर माउथ ओपनिंग नहीं होगी, हाँ, लेस माउथ ओपनिंग लेस देन 3 फिंगर्स, ठीक सर। अगर माउथ ओपनिंग नहीं होगी, देखें मेरी एक बात सुने, आप रट्टा मार ना मारें। अब आपने मुंह के अंदर लेरिंगोस्कोप डालना है, तो सोचे मुंह के अंदर लेरिंगोस्कोप डालते हुए क्या क्या चीजें आपकी रुकावट बन सकती है। अगर टंग बहुत बड़ी हो तो प्रॉब्लम होती है। जी सर, लार्ज अगर बिल्कुल सर होती है। अगर टीएम जॉइंट की एनकाइलोसिस हो तो माउथ ओपनिंग, बिल्कुल सर, या किसी फॉर एनी गुड डिस्ट्रक्टिव रीजन, होती है। अगर अगर माउथ ओपनिंग रिस्ट्रिक्टेड है तो आपकी लेरिंगोस्कोपी में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बिल्कुल सर। इफ यू आर नॉट एबल टू मैनिपुलेट द नेक, कॉलर लगा हुआ है, नेक कॉलर लगा हुआ है, तो उसके अंदर डिफिकल्ट लेरिंगोस्कोपी होगी, बिल्कुल सर। ठीक है। आगे चले जाएं, आगे चले जाएं, आगे जो है वो क्या उसको कहते हैं, एडिमा है बहुत ज्यादा, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल उसके सर। बाद जो जिनको किसिंग टॉन्सिल्स कहते हैं, बहुत ज्यादा एनलार्ज जो टॉन्सिल्स होते हैं, उसके अंदर लेरिंगोस्कोपी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। और इटसेल्फ जो मलम पट्टी जो प्रिडिक्टर होता है, जिसके अंदर हाई मलम पट्टी है, उसके अंदर भी आपको लेरिंगोस्कोपी में सस्पेक्ट डिफिकल्टी होगी, ठीक है। बाकी जो आपने बताया डिफिकल्ट शॉर्ट नेक है, मुझे बताएं कि जो लार्ज ब्रेस्ट होते हैं फीमेल पेशेंट में, या बहुत ओबीज पेशेंट होता है, उसके अंदर जो रैंप पोजीशन, अच्छा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रैंप रैंप पोजीशन का क्या मतलब होता है? सर ये थोड़ा सा रेस कर देते हैं सर, हेड और नेक एज कम्पेयर टू बॉडी। रैंप से बनता क्या है? RAMP। सर रैम्प तो मुझे कहते हैं ना सर, वो नीचे जो ढलवान एक तरह से होती है सर, जिसके ऊपर हम अल्लाह अल्लाह के फजल से मुझे बहुत खुशी होती है जब सारे लोग ये गलत बताते हैं ना, तो मुझे भी आपस की बात है ये गलत ही पता था, लेकिन उन्होंने रैपिड एयर जी रैपिड एयरवे मैनेजमेंट पोजीशन, ठीक है। ठीक उन्होंने ये रैंप के लिए नहीं बनाया, रैंप, ओके। मतलब दिस ठीक दिस सर। रैंप इज रैपिड एयरवे मैनेजमेंट पोजीशन, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, और इसके अंदर क्या किया जाता है, ये जो आप बता रही है ना ऊपर से नीचे, ये टेक्नीशियंस वाली लैंग्वेज है। ट्राई टू बी वेरी स्पेसिफिक, आप किस जगह को किस जगह पे लेके आते हैं। आपने टेक्निकल फोरम पे बता रही हैं, तो आप ये बताएंगे कि ऊपर कर देते थोड़ा सा। जी अस्मा, anyone else, if anyone wants to speak out, just raise the hand, I will ask। जी अस्मा, आप बताइए, आपको पता है ये किस चीज को किस चीज जहां पे सर ले? मैंने पिक्चर देखी हुई है सर, ये नेट के ऊपर इसी तरह। हाँ जी, तो वो होता ये है कि एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस को आप एंगल ऑफ लुइस पे लेकर आते हैं, ठीक है। ठीक है। और उसके लिए जो पिलो होती है उसको ऑक्सफोर्ड पिलो कहते हैं, ठीक है। ठीक सर। ऑक्सफोर्ड पिलो यूज होती है, और जो है वो उसमें आपका उसको लेकर आते हैं एंगल ऑफ लुई पे, एक्सटर्नल एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस को, ठीक ठीक सर। ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये कहाँ पे इसकी यूटिलिटी होती है? ओबीज सर पेशेंट। जहाँ पे भी हमें डिफिकल्ट एयरवे हमें फील हो, या फिर हम लेंगोस्कोपी करते हुए सर अगर हमें डिफिकल्टी हो,
अच्छा, एक तो इससे The लेरिंगोस्कोपी moderate का obese एडवांटेज patient होता है, और कोई एडवांटेज होता है इससे? इसमें वो सही बोल 3 रहे एक्सेस obese होते हैं, patient को use कर सकते लेरिंजियल और ओरल जी जी, डॉक्टर रिफा आप बताइए प्लीज। इसमें फेरेंजियल, लेरिंजियल और ओरल एक्सेस होते हैं जिसको आप इनलाइन करते हैं फॉर अ बेटर लेरिंगोस्कोपी व्यू। वेरी गुड, एक बात हो गई, दो बातें हो गई, एक बात और भी है थोड़ी सी, वो भी एक्चुअली आपकी हेल्प कर रही होती है इन मैनेजिंग डिफिकल्ट एयरवे। वो क्या चीज होती है जी रिफा बताइए। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। वेरी गुड, ये भी एक बात है। एक बात और है, सोचिए जरा लॉजिकली, जरा आपने आपको इमेजिन करके देखें कि आपने रैम्प पोजीशन बना दी है, हेड को थोड़ा सा ऊपर कर दिया है, एलिवेट कर दिया है, तो उससे ये सारी चीजें हो गई, जो ओरल फ्रिंजियल और लेरिंजियल एक्सिस एक साथ हो गए, आपकी लेरिंगोस्कोपी इजी हो गई, ब्रेस्ट का टिश्यू नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, एक और चीज, यूजुअली वो होते हैं जिन्हें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। नॉट नेसेसरीली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में तो नहीं इससे कुछ होगा ना। अगर वो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का में हमारे एब्डोमेन थोड़ी जाता है, ठीक है, वो उसकी तो वो तो फ्रिंजियल ग्रोथ की वजह से होता है ना, एफआरसी नहीं इंप्रूव करेगी, ठीक है, एफआरसी इंप्रूव करेगी ना। तो जी सर, जो डायफ्राम बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ आया सर, उसमें थोड़ा सा स्पेस ज्यादा दे सकते हैं नहीं रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स के नहीं, अंदर। ये नहीं होता। एब्डोमिनल विजरा जो है विद ग्रेविटी नीचे की तरफ जाता है, एब्डोम डायफ्राम का तो काम ही खत्म हो गया, डायफ्राम तो रिलैक्स हो गई है, ठीक है। तो जो सही सर। एब्डोमिनल विजरा है विद ग्रेविटी नीचे की तरफ जाते हैं, तो उसकी वजह से एक्चुअली एफआरसी इंप्रूव करती है, तो दैट आल्सो इनडायरेक्टली हेल्प्स यू, ठीक है। ठीक। तो ये चार बातें हो गई, एक हमने ओरोफ्रिंजियल और एंगल की बात कर ली, इंट्यूबेशन की बात हो गई। रिफा आपने एक और क्या बात बोली थी, मेरे दिमाग से स्लिप आउट हो गई है, फिर से बोलें प्लीज। आपने एक और बात बोली थी, एस्पिरेशन की सर बोली इन्होंने। एस्पिरेशन, यस यस यस, ठीक है। तो ये चार हो गई। एस्पिरेशन की कैसे होगी, हमें तो बचपन से सिखाया गया है कि एस्पिरेशन के रिस्क में हेड साइड को डाउन कर दो। ये मुझे मुझे याद है कि जिस पेशेंट को एस्पिरेशन का रिस्क होता था उसको बिल्कुल सीधा करके, बल्कि उसको तो डाउन करके इंट्यूबेट किया जाता कि जिससे एस्पिरेशन का रिस्क है, वो नहीं भी एस्पिरेशन होनी ना, तो वो उस पोजीशन में करके उसको डेफिनेटली एस्पिरेशन कर दे। तो बेसिकली ये यहाँ पर मतलब रेलिवेंट है ये बात बताना, अगर एस्पिरेशन का रिस्क है और आप हेड साइड ऊपर करके करते हैं, तो आपको एक्चुअली विद ग्रेविटी आप उस सारी चीजों को पुश कर रहे हैं अवे, तो एक्चुअली एस्पिरेशन का रिस्क बहुत कम हो जाएगा एज कंपेयर टू, अगर उसने इतना प्रेशर बिल्डअप होता है, कितना प्रेशर बिल्डअप होता है कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन खत्म हो जाए, कितने प्रेशर पे खत्म होती है? 20%। एब्डोमिनल प्रेशर 20। ये आप ना 15 to 20 बोल दें, ठीक है, मतलब लाइक ये कि अराउंड 20 ही होता है, आप 20 भी बोल देंगे तो ठीक है, 15 to 20 बोल दें तो भी ठीक है। और उसके अंदर जो चीज होती है कि वो आपकी जो सक्सामेथोनियम होता है उसका भी कोई इफेक्ट होता है इस पे? जब हम सक्सामेथोनियम देते हैं तो उसका वैसे तो उसका सेलिंग पॉइंट ये है कि आप रैपिड सीक्वेंस रिडक्शन कर रहे हैं, आप एस्पिरेशन का रिस्क है, लेकिन एक्चुअली जब जब एब्डोमिनल मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो एक्चुअली एक्चुअली उसका थोड़ा सा इनडायरेक्टली उसका इंटरगैस्ट्रिक प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो एक्चुअली ये एक, इसलिए इन सारी चीजों के अंदर एक मिक्स कहानी होती है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि जो आपकी जो एयरवे है उसको हम कैसे एग्जामिन करते हैं? एयरवे को एग्जामिन करने के लिए आप कहाँ से करेंगे एयरवे को एग्जामिन करने के लिए? इंस्पेक्शन से सर स्टार्ट करेंगे पहले। सोच लें, अभी आप लोग, आपको मैंने जानबूझ के एग्जामिनेशन का लफ्ज बोला है, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले भी कुछ करना है। हिस्ट्री लेंगे पहले। वेरी गुड, हिस्ट्री लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। हिस्ट्री में क्या क्या पॉइंट्स पूछेंगे रिफा? हिस्ट्री में एक तो हम देखेंगे कि
प्रीवियस कोई मेडिकल डिजीजेस तो नहीं है पेशेंट के? रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है अक्सर पेशेंट्स को जिनमें डिफिकल्ट एयरवेज होते हैं, डायबिटीज होती है जिसमें स्टिफ जॉइंट सिंड्रोम होता है, और अपार्ट फ्रॉम प्रीवियस सर्जरीज जिसमें डिफिकल्ट एयरवे हो, कोई डिस्टॉर्टेड एयरवे एनाटमी की हिस्ट्री, कोई रेडियोथेरेपी की हिस्ट्री, और अलावा कोई मेलिग्नेंसीज, एयरवे मेलिग्नेंसीज, इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की हिस्ट्री, रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी। एक कौन सी कंडीशन होती है जिसमें लेरिंगोस्कोपी मुश्किल नहीं होती लेकिन इंट्यूबेशन डिफिकल्ट होती है? वो कौन सी कंडीशन होती है? एक कंडीशन होती है एंडोक्राइन। डायबिटीज है। लेरिंगोस्कोपी उसमें तो लेरिंगोस्कोपी मुश्किल होती है, ये होती है एक्रोमेगैली। ठीक है, वो स्मॉल उसके जो होते हैं ना, जो लेरेंक्स के जॉइंट, उसकी वजह से ट्यूब डालने में प्रॉब्लम होती है इंट्यूबेशन में। ठीक है, और ठीक है, ये आपकी रोमाटाइड हो गया। एक कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस होती हैं, स्क्लेरोडर्मा होता है। ठीक है, छोटे बच्चों के अंदर जो कंजेनिटल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सारी, बेसिकली वो हिस्ट्री में ये बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन मैं असल में सिम्टोमेटोलॉजी पे जाना चाह रहा था पहले। अगर आप सिम्टोमेटोलॉजी पे बता दीजिए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। सिम्टोमेटोलॉजी कौन कौन सी होंगी, कौन कौन से सिम्टम्स आपने पूछने होंगे? एक तो नेजल पेटेंसी सबसे पहले तो नेजल एग्जामिनेशन है। पेटेंसी वो एग्जामिनेशन में ना, तो स्नोरिंग की हिस्ट्री, नेजल ब्लॉकेट की हिस्ट्री, ठीक है, नेक पेन की हिस्ट्री, और डिफिकल्टी इन च्यूइंग या डिफिकल्टी इन ओपनिंग द माउथ, ये हिस्ट्री। मतलब लाइक ये कि आप ये पूछ लें, फिर उसके बाद और बताइए और कौन कौन से क्वेश्चंस आपने पूछने होते हैं एयरवे से रिलेटेड हिस्ट्री में? हिस्ट्री में तो सारे कुछ यही याद आ रहे हैं जी, अब पता लगा, ये मैं इसलिए मैं एविडेंस आपको बता रहा हूँ कि देखो यू आर अ गुड स्टूडेंट, और आप बोलते हुए आपको भूल रही है ना चीजें, और आप पढ़ती रहो, ये पढ़ के वो नहीं याद होता। वाइवा याद रखें कि वाइवा जो है ना 60% जो है ना वो वाइवा प्रैक्टिस है, बल्कि मैं तो एक्चुअली ये 60% भी मैं लोगों के डर से कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से 70% प्रैक्टिस है, 30% नॉलेज है। नॉलेज रह जाती है खूह खाते, प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस। अब आप सोचिए, अब आप खुद सोचेंगे तो अब आपको मैं बताऊंगा तो आप कहेंगे कि यस वाकई। आपने आर्टिफिशियल डेंचर्स का नहीं पूछना, आपने लूज टूथ का नहीं पूछना। सर एक्चुअली वो ओवरलैप कर रही है ना हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, इसलिए वो डिफिकल्ट हो रहा है रिकॉल नहीं, करना। हाँ नहीं, लेकिन आप इसको हिस्ट्री में रख लें, ठीक है, क्योंकि एग्जामिने ये कुछ आपकी मर्जी है, ये आपकी, अगर आपको ओवरलैप कर रही है ना तो आप इसको कोशिश करें कि हिस्ट्री में डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन के अंदर से ज्यादा रेलेवेंट ये हिस्ट्री में है। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स, एनीथिंग एल्स लेफ्ट? प्रीवियस अगर कोई उसकी सर्जरी के अंदर डिफिकल्ट एयरवे की हिस्ट्री है। ठीक है, अच्छा अब आप एग्जामिनेशन पे आ जाएं, तो एग्जामिनेशन में जो यहाँ पर पॉइंट आउट किया था वो बिल्कुल इसी तरह है कि वो ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन, वो टोक्स के स्टेशन के रेफरेंस से वो आपको ड्रामा वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन और वो सारी चीजें हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वैसे एग्जामिनेशन में आपका क्या फोकस होगा? सर इसमें ना हिस्ट्री में एक वो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट डिसलोकेशन की भी हिस्ट्री। हाँ, वो एनकाइलोसिस, इसीलिए मैंने आपसे पूछा ना च्यूइंग, कि च्यूइंग में एक्चुअली अक्सर मतलब लाइक ये इट्स अ पॉइंट टू बी आस्क्ड। ठीक है, टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट की वो उसी में आ जाएगी, माउथ ओपनिंग भी उसी में आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपने एग्जामिनेशन पे आ जाएंगे, और एग्जामिनेशन में कैसे आप अप्रोच करेंगे? एग्जामिनेशन में सर सबसे पहले तो हम जनरल अपीयरेंस ऑफ द पेशेंट, ठीक है, और पेशेंट का वेट कैसा है, पेशेंट का बीएमआई कैसा है, पेशेंट के बियर्ड है या नहीं है अगर तो मेल पेशेंट है, ओके, अगर फीमेल पेशेंट है तो अगेन लार्ज का होगा। इसके अलावा अगर कोई प्रीवियस सर्जरीज हुई हुई हैं तो कोई स्कार या स्वेलिंग, अगर रेडियोथेरेपी हुई है तो उसका, ओके, फाइन, उससे रिलेटेड। उसके बाद वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू हमारा जो एंट्रेंस साइजर गैप होता है वो देखेंगे, मालम पट्टी स्कोरिंग देखेंगे, साइज ऑफ द टंग देखेंगे, लार्ज टंग तो नहीं है, मैंडिबुलर प्रोट्रूजन करवा के देखेंगे कि कौन सी क्लास में फॉल कर रहा है, कोई बक टीथ तो नहीं है,
ए डेंटलिस पेशेंट तो नहीं है। और एक लेमन लॉ होता है, लेमन लॉ, ठीक है। लेमन लॉ से क्या बनता है? सर सर एल से लुक है, ई से वैल्यूएट, हम्म, एम से हमें 3 एम्स चेक करने हैं, एक मैंडिबुलर प्रोट्रूजन, एक माउथ ओपनिंग और मालम पट्टी। ओके। ओ से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की हिस्ट्री, और एन से नेक मोबिलिटी, नेक की मतलब, एन से नेक, ठीक है। ओ से ओ से ओबेसिटी है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है? मेरा ख्याल है ओबेसिटी। 2 से 3 चीजें थी, एक ओबेसिटी थी, एक ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया था और एक और कोई चीज थी। ओके फाइन। अच्छा, इसके अलावा जो हैं आपने कुछ मेजरमेंट्स करनी होती हैं, वो मेजरमेंट्स कौन कौन सी होती हैं? तो एक तो थायरोमेंटल डिस्टेंस है, ओके। फिर आपका सावास जो स्टर्नो अच्छा, अब ये बेसिकली वाइवे में अगर आपसे अगर आपको जो टेबल वाइवे, सॉरी टेबल वाइवे कह रहा हूँ, टोक्स के स्टेशन के अंदर ये पूछा जा सकता है, लेकिन एमसीक्यूज के रेफरेंस से आपको पता होनी चाहिए कि कि किससे आपके कितने परसेंट उसकी सेंसिटिविटी होती है, ठीक है ना। तो सेंसिटिव और स्पेसिफिसिटी पूछ सकते हैं, और आपको ये नाम भी रट्टों वाली चीज आपको पता होनी चाहिए। थायरोमेंटल डिस्टेंस को कौन सा टेस्ट कहते हैं? पटेल टेस्ट, ठीक है। पटेल टेस्ट कहते हैं थायरोमेंटल डिस्टेंस को। और जो है, जो स्टेनोमेंटल डिस्टेंस है उसको सावा टेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर जैसे, अच्छा देखिए, मैं उसमें उस वक्त में मिस कर गया हूँ कि जब आपने मालम पट्टी जब देखनी है तो उसके क्या प्री रेक्विजिट्स होते हैं? एक तो द पेशेंट शुड बी एट द सेम लेवल एज यू, अगर पेशेंट बैठा हुआ है तो आपको भी बैठ के ही उसको असेस करना है। ओके। तीसरा, यू हैव टू गाइड द पेशेंट टू ओपन देयर माउथ मैक्सिमली, जितना मैक्सिमम वो ओपन कर सकते हैं, प्रोट्रूड द टंग आउट विदाउट फोनिंग। आई एम सॉरी, ये गलती से म्यूट हो गया है। देखें, बाकी लोग म्यूट नहीं करते हैं, प्लीज दोबारा से बोलिएगा रिफा जी। क्या पूछा था? अच्छा, मालम पट्टी पूछी थी। जी। ठीक है, उसमें से जो भी असेस कर रहा है मालम पट्टी को, दैट एनेस्थेटिस्ट शुड बी एट द सेम लेवल एज द पेशेंट। ओके। और दूसरी चीज इसमें ये होगी कि वी आर गोइंग टू आस्क द पेशेंट एंड गाइड द पेशेंट कि अपना माउथ मैक्सिमली ओपन करें, जितना मैक्सिमम वो ओपन कर सकते हैं, प्रोट्रूड द टंग आउट विदाउट फोनेशन, और फिर यू आर गोइंग टू शाइन लाइट यानी कि इन। आपने आ नहीं करना, क्योंकि ये अक्सर लोग गलती करते हैं कि आ करवाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर आपने टंग डिप्रेसर वाला काम नहीं करना, यानी कि आपने पूरा माउथ ओपन करवा के आपने जबान बाहर निकलवानी है। दैट्स द पॉइंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ही अगर आपने लॉन्ग केस के अंदर आपके लिए स्पेसिफिक बात यह है कि अगर आप जो है वो एग्जामिनर को बताना चाहते हैं तो आप बेशक उसको बता दें कि फॉर मालम पट्टी आई हैव नॉट डन दिस आ, क्योंकि आप यहीं पर ही लॉन्ग केस के अंदर आप अपनी नर्व्स को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये जो गैग रिफ्लेक्स है और आह जो है ना, वो आप करवा सकते हैं टू सी द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, अगर आप चाहते हैं। लेकिन आपने वहां पर उनको, ये एग्जामिनर को ये चीज का मतलब लाइक है कि आप उन्हें उसको मेंशन करना है इस चीज को, ठीक है। क्योंकि अगर आपने उसमें उस वक्त मेंशन नहीं किया तो ही कैन मिस इंटरप्रेट इट फॉर यू, ठीक है। और दूसरे इसी तरीके से जो थायरोमेंटल डिस्टेंस और ये जितने डिस्टेंसेस होते हैं, ये किस पोजीशन में, इनके लिए क्या प्री रिक्विजिट होता है? जी। इसमें आपका जो है नेक वो फुली एक्सटेंडेड होनी चाहिए, और योर माउथ शुड बी क्लोज्ड। ठीक है, ये बात है। और ये कितना होता है, थायरोमेंटल डिस्टेंस कितना होना चाहिए एडल्ट्स में? मोर देन 6 सेंटीमीटर्स वुड इंडिकेट के डिफिकल्ट लेरिंगोस्कोपी नहीं होगी। ओके। और ये फिंगर्स में रफली जो है वो 3 फिंगर्स एडल्ट की ना। अच्छा, और जो जो सावा टेस्ट होता है वो होता है स्टर्नोमेंटल, तो स्टर्नोमेंटल डिस्टेंस कितना होता है? ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर्स। 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, इंटर इंसाइजर गैप का जो होता है
वो कैसे Entrance करते हैं? sizer तो फिर वो माउथ ओपनिंग ही हो गई ना, तो थ्री फिंगर्स अगर इंसर्ट हो रही हैं पेशेंट के तो दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट, हाँ मतलब वो जी, प्रिडिक्टर नहीं है। हाँ, लेकिन आपने फिर भी वो मतलब लाइक है कि ये टेबल वाईवे में तो खैर ये नहीं पूछा जाएगा, लॉन्ग केस के अंदर भी जब आप एग्जामिन कर रहे हैं ना तो आप उसको बता के ना 3 फिंगर्स वाला एग्जामिनर को शो जरूर कर दें, ठीक है। और इस तरह की फनी मिस्टेक्स हुई हुई हैं कि जो है ना वो एंजाइटी के अंदर वो खुद स्टूडेंट जो है वो फिंगर्स अपनी पॉइंट कर देता है अंदर ना, तो आपने एग्जामिन मतलब लाइक है कि पेशेंट को कहना है कि वो अपनी फिंगर्स उसको दिखाना है कि इस तरीके से 3 फिंगर्स, तो ये मिस्टेक इन रश ऑफ ब्लड ये मिस्टेक हो सकती है, पॉसिबल है। इट लुक्स वेरी वियर्ड लेकिन ऐसा हुआ है भाई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा जो होता है जॉ प्रोट्रूजन को कैसे देखते हैं, जॉ प्रोट्रूजन को? तो जॉ प्रोट्रूजन में हमने पेशेंट को बताना है कि अपना लोअर जॉ इन फ्रंट ऑफ नीचे वाला जबड़ा अपने ऊपर वाले दांतों के ऊपर लेके आए या अपर लिप को बाइट करें अपने लोअर टीथ से। तो इसमें अगर क्लास ए है तो इसमें जो है लोअर इंसाइजर और अपर इंसाइजर्स का सेम लेवल होगा। फॉर क्लास बी जो आपका लोअर इंसाइजर है वो बेसिकली इट विल नहीं, एक मिनट, क्लास ए के अंदर तो आगे नहीं होगा, आगे होगा ना? क्लास ए में आगे होगा, क्लास लोअर बी में इंसाइजर जो है वो अपर इंसाइजर्स के आगे है तो वो ए है, बराबर है तो बी है, और अगर पीछे रह गया है तो वो सी है, जिसको आप रिसीडिंग मैंडिबल कह देंगे, ठीक है ना? जी सर। ठीक है। अच्छा, नेक सर्कमफ्रेंस का क्या चक्कर होता है? नेक सर्कमफ्रेंस कैसे मेजर करते हैं? नेक सर्कमफ्रेंस आपने C6 के लेवल पे करनी है। C6 का लेवल कौन सा होता है? थायराइड का सर। अच्छा, थायराइड का, थायराइड थायराइड कार्टिलेज का या थायराइड? सर मेजरिंग टेप से करते हैं नेक सर्कमफ्रेंस जो है। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल जाहिर बात है, हाथों से दबाएंगे तो वो तो एक पेशेंट समझेगा मेरा गला दबा रहा है ये डॉक्टर, लेकिन करते किस लेवल पे? लोअर बॉर्डर ऑफ एडम एप्पल। लोअर बॉर्डर ऑफ एडम्स एप्पल। C6 इन्होंने सही बताया, मुझे याद नहीं है, अगर ये सही है तो ओके फाइन, मुझे याद नहीं है, ठीक है। इसको देख लेंगे सर एक दफा। जी, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या चीज़ रह गई है? एक आपने और लॉ आपने मतलब लाइक कि वो भी देखें, ये जो है ना ये एयरवे के अंदर ना आपको एक एक चीज़ आनी चाहिए, एयरवे के अंदर कोई एक भी चीज़ ना मिस करें। एक और भी होता है, वो क्या होता है? विल्सन्स क्राइटेरिया। वो क्या होता है? विल्सन्स उसके अंदर क्या कुछ होता है? एनीवन कोई और बताना चाहता है तो बता दे। जी बताओ नादिर। सर विल्सन स्कोर के लिए हम देखते होते हैं सर, इसमें जो वेट है कंपोनेंट जो है सर इसके ना, और सर मैंडिबल है, जा मूवमेंट देखते हैं सर इसमें, और एक और चीज होती है सर इसमें जो बक टीथ होते हैं ना सर, उनको भी सर हम देखते होते हैं ना। और मालम पट्टी भी है। जी सर, मालूम मालूम तो पट्टी भी है सर। हर बंदे ने अपने अपने बनाए होते हैं, तो इसके अंदर मैंने बनाया हुआ था एक नमूने की 2 NMJ, ये मैंने मैसेज कर दिया है, 2 न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये हर बंदे की अपनी अपनी मर्जी है, ये कोई नहीं है, बक टीथ है, वेट है, नेक है, मालम पट्टी है और जॉ प्रोट्रूजन, ठीक है। तो आपको राइट सर। इसके अंदर 5 फैक्टर्स होते हैं, 2-2 पॉइंट्स होते हैं, और जितना वो ज्यादा नंबर होंगे उतनी ज्यादा डिफिकल्ट इंट्यूबेशन होगी, ठीक है। ऐसे ही है। और इसी इसी तरीके से ना, ये बहुत सिंपल चीज है लेकिन बहरहाल हो जाती है, ये भी मैं लिख रहा हूँ पुश, ये मालम पट्टी के लिए, जी सर, मालूम पट्टी का होता है सर। ठीक है। तो आप एक एक चारों जो नजर आ रहे हैं तो वो 1 है, फिर एक एक कम करते जाएं, ठीक है। ठीक हो गया। और कोई एग्जामिनेशन के अंदर टंग का साइज हो गया। अच्छा, एक चीज आप ध्यान में रखें कि एयरवे के अंदर इसका डायरेक्टली हिस्सा नहीं है, लेकिन एयरवे जब आप कर रहे हैं ना तो एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन को भी आपने साइंस ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है ना, उसका भी नाम ले लें, ठीक है। कि अगर जब आप एयरवे को एग्जामिन कर रहे हैं तो कोई एयरवे से रिलेटेड अगर कोई साइन ऑफ रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो वो भी चीज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब अगले स्टेप जी पे आ सर। जाए, इन्वेस्टिगेशन। कौन कौन सी एयरवे से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए?
सर एक्सरे नेक सॉफ्ट टिश्यू। ये एक्सरे नेक सॉफ्ट टिश्यू का क्या मतलब है आपका? सर इसमें हम देखेंगे कि कोई मास वगैरह ये रेट्रोस्टर्नल में भी तो सर इसमें फील होता है ना, हम्म। और प्लस जो है ना सर एक्सरे सर्वाइकल वर्टिब्रा सर, सर्वाइकल अगर वर्टिब्रा। किसी में, जी सर, अच्छा, और क्योंकि सर पेशेंट है रूमेटॉइड अर्थराइटिस या ओल्ड एज या एक सेकंड, उसके सर एक सेकंड, एक सेकंड। नेक के लिए आपने कौन सा व्यू बताया है? सर लेटरल व्यू ना इसका। लैटरल व्यू के अंदर क्या देखते हैं? सर नेक के सॉफ्ट टिश्यू के लिए सर हम देखेंगे ना ओबेसिटी वाले पेशेंट जैसे। स्पेसिफिकली आपने क्या देखना होता है लैटरल व्यू में? सर देखते हैं कि ट्रेकियल डेविएशन वगैरह तो नहीं नहीं, है सर ट्रेकियल उसमें। डेविएशन नहीं है नादिर, बी स्पेसिफिक। ट्रेकियल कंप्रेशन, ठीक है, क्या सर? ट्रेकियल कंप्रेशन। कंप्रेशन, सही सही डेविएशन तो सही। चेस्ट एक्सरे में देखते हाँ हैं। डेविएशन तो चेस्ट एक्सरे में भी नजर आ जाती है सर, जैसे न्यूमोथोरैक्स और टेंशन न्यूमोथोरैक्स। डेविएशन उसमें ठीक नहीं है। नजर आएगी लैटरल एक्सरे में। जी डेविएशन जी लैटरल बिल्कुल एक्सरे में सर। किस तरह नजर आएगी? ठीक है। और जो थोरेसिक इनलेट का जो व्यू होता है, जी सर, वो किसके लिए करते हैं? वो भी सर रेट्रोस्टेनोड गैटर को रूल आउट करने के लिए सर। रेट्रोस्टर्नल। और ये जो होता है ना नेक का, ये उसको फ्लेक्शन एक्सटेंशन दोनों व्यू लेते हैं, ठीक है। राइट सर, राइट सर। अच्छा, और उसके और बाद सर एक्सरे के बाद सर वो आइडियल जो है वो भी होता है इंटरेक्ट एक मिनट, जो एक होती मिनट, एक है। मिनट। यहाँ पर एक और भी सर्वाइकल स्पाइन को देखने के लिए एक व्यू किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? सर्वाइकल स्पाइन के लिए सर, जी, सर हम तो इधर ही वही एपी और लेटर व्यू नहीं करवाते सर, उसमें भी हम देखते हैं। नहीं, एक व्यू होता है स्पेसिफिक। जी रिफा, अगर आपको पता है तो आप बता दें। पेग व्यू आई थिंक करवाते हैं, मुझे पैग व्यू फुल होता फॉर्म है। नहीं पैग व्यू, पैग व्यू का क्या मतलब होता है? मुझे खुद भी नहीं पता, आपस की बात है। अगर किसी को पता है तो बता दें। व्हाट इज पैग व्यू? पैग सर, पीजी पैग। हाँ जी, अच्छा सही। ठीक है। ये बेसिकली ना अटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन को देखने के लिए किया जाता है। ठीक ठीक। आई एम वेरी बैड इन एक्सरे, लेकिन ये है कि बहरहाल ये कि ये अटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन को देखने के लिए किया जाता है, ठीक है। ठीक सर ठीक। अच्छा, उसके अलावा और कौन कौन से टेस्ट करवाए जा सकते हैं रेडियोलॉजी में? आप सीटी स्कैन का भी नाम ले सकते हैं, ठीक है। जी सर, सीटी स्कैन भी दे। और एयरवे से रिलेटेड एक और एक्सरे होता है, वो कौन सा होता है? वो भी आप करवा सकते हैं, वो भी इसी लिस्ट में शामिल है। पैरानाइजल साइनस का जो होता है ना, पीएनएस। सर उसमें ये क्यों करवाएंगे सर? वो आपकी बात तो ठीक है, पैरेनल साइनस देखेंगे, लेकिन फिर मतलब थोड़ा काइंडली इसको एलैबोरेट करेंगे। आप बेसिकली अगर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की हिस्ट्री है और साइनसाइटिस है, राइट। आपको उसके अंदर है, तो आप उसके अंदर नेजल इंट्यूबेशन आप अवॉइड करेंगे ना। ठीक सर, हो गया ठीक। उसमें ब्लीडिंग हो सकती है अगर उसमें पैरानेजल साइनस का नेजल इंट्यूबेशन से ज्यादा रिलेशन। जी सर, याद आ गया, ईएनटी में अक्सर होता है ऐसे सर, वो फिर करवानी पड़ती है हाँ हमें जी, अक्सर। नेजल इंट्यूबेशन ठीक के है। लिए, नेजल इंट्यूबेशन के लिए आपका जो होता है ना एडिनोटॉन्सिल्स जो हैं उनके, उनसे रिलेशन बनता है। आपका जो जी सर। पॉलिप्स होते हैं उनसे रिलेशन बनता है। कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी की हिस्ट्री है वो बनता है। अगर हाइपरटेंसिव पेशेंट है, एपिस्टेक्सिस से रिलेटेड रिलेशन बनता है, ठीक है। जी और सर। ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर होनी चाहिए फॉर नेजल इंट्यूबेशन, ठीक है। जी सर। और एक्सरे में एक और चीज भी तो देखेंगे, अगर कोई सर्वाइकल सर्जरी स्पाइन की हुई है तो वो भी सर रूल आउट करेंगे ना। वो हिस्ट्री में पता चल जाएगा वो ठीक सर। वो हिस्ट्री में पता चल जाएगा। एक्सरे सर्वाइकल जो स्पाइन का जो एक्सरे होगा उसके अंदर आप सर्वाइकल स्पाइन से रिलेटेड कोई भी बात कर सकते हैं, ठीक है। राइट सर। जी सर। इसके अलावा और कौन सा टेस्ट होगा भी, और कौन बताएगा? इसमें सर अगर ओबीस है पेशेंट तो पॉलीसोमनोग्राफी करवा सकते हैं, एबीपीज करवा सकते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और वो सारा कुछ देखने के लिए। ओके, तो हम इस बात को भी हम यहीं पर ही कर लेते हैं। मतलब बेसिकली ये तो ओबेसिटी का हिस्सा है, लेकिन हम इसको भी यहीं पे कवर कर लेते हैं कि मुझे बताएं कि वो कौन कौन से फीचर्स होंगे तो जब आप पॉलीसोमनोग्राफी की तरफ जाएंगे, कैसे देखते हैं उसको? आपने एयरवे की एवेल्यूएशन की है, आप उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होंगे तो आप यू विल गो टुवर्ड्स पॉलीसोमनोग्राफी?
तो सर हम हिस्ट्री लेंगे पहले, तो वो स्टॉप बैंक क्वेश्चनेयर होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए। क्या क्या होता है उसमें? उसमें आप स्नोरिंग की हिस्ट्री लेते हैं। और नंबर टी से क्या होता है? टी से टायर्डनेस है, अगर पेशेंट को फटीग है ड्यूरिंग द डे नो या नो बैठे बैठे। नो नो, तो वो टी से टायर्डनेस होती है, टी से टेंशन होता है। ओके ओके, टायर्डनेस है, स्नोरिंग मैं खुद भी भूल, टायर्डनेस। ओके, ओ से? ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की हिस्ट्री। नो, ओबेसिटी है। ओबेसिटी। ओ से सर वो तो ओबेसिटी बी है। वो तो बी से बी है ए ए ए मालूम है। एक सेकंड, मैं खुद ही सर वो कंफ्यूज। ऑब्जर्व बाय अटेंडेंट था ना कि सर वो उसके अटेंडेंट से पूछे ऑब्जर्व्ड कि आपने खुद एपनिया, observe- एस से हाँ तो स्नोरिंग आप है, एस से स्नोरिंग है, टी से टायर्डनेस है, ओ से ऑब्जर्व्ड एपनिया है, ठीक है। आपने पी से प्रेशर है, प्रेशर में क्या आएगा? हाइपरटेंशन होती है। ओके, पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी होगी इसमें, दोनों प्रेशर्स हैं, ठीक है। और बी से क्या हुआ? BMI more than 35, ओके, ए से? age more than 55, वेरी गुड। एन से? neck circumference more than 35 inches, 40 inches, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। 40 40 इंच ना बोल दीजिएगा। centimeter. ओके, जी से? Male gender. जेंडर। ओके, तो अब इसमें कितना स्कोर हो तो आप कहेंगे कि आप पॉलीसेमनोग्राफी कराएं? सर इसमें अगर 0 to 3 है तो आप आराम से सर्जरी के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अगर मोर देन 3 है तो आप पॉलीसेमनोग्राफी कराएंगे, ठीक है। की तरफ जाए। अच्छा, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने कभी भी इस तरह के डील नहीं किया। क्या बच्चों में होती है स्लीप स्टडीज? तो बच्चों का स्केल वो डिफरेंट होता है। ओके, ये भी एक क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिएगा। मेरा ख्याल है बच्चों में स्लीप स्टडीज नहीं होती, जहाँ तक मेरा ख्याल है। और उसके अलावा और ये एक चीज टेस्ट हो गया। उसके अलावा आप एयरवे के लिए और कौन सा टेस्ट करवाते हैं? एक दो रह गई है चीजें छोटी, इसी में आप एबीजीज भी बोल सकते हैं इसके साथ। और तो इसमें वो फ्लो वॉल्यूम लूप्स होते हैं अगर तो थायराइड का पेशेंट है और फ्लो वॉल्यूम, लार्ज रहती ठीक है। फ्लो वॉल्यूम लूप्स हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस किए पिछले सेशंस में, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ तक सारी बातें कर ली। अब कुछ जो होता है ना, जो सरफेस एनाटमी, सरफेस एनाटमी में कुछ लेवल्स होते हैं। वो लेवल्स वो अगर आप लोगों को याद है तो वो बता दें, क्योंकि वो एमसीक्यूज में भी आते हैं और आपसे टोक्स में भी पूछ सकते हैं। जी, वो विल टेल। ये जो जैसे एक C6 आपने बताया था, तो का जो होता है कार्टिलेज, जो होता है आपका क्रिकॉइड कार्टिलेज, और वो किस लेवल पे होता है क्रिकॉइड कार्टिलेज? आवाज आ रही है? क्रिकॉइड कार्टिलेज किस लेवल पे होता है? C6 पे सर। है कोई। ओके, और जो थायराइड होता है? अच्छा वो C5 to T1 है। अच्छा नहीं, उसके अंदर देखे ना आप, इसमें जो उसके लोब्स होते हैं, क्या नाम है उसका, थायराइड के, थायराइड में तो उसका देखे ना इस्थमस भी है और उसके लोब्स भी हैं। सर वो वैसे पूरा एक्सटेंड तो C5 to T1 कर रहा होता है, अलग अलग से तो ओके, remember। और वो कार्टिलेज में किस लेवल पे होता है? जो थायराइड कार्टिलेज, जो सर वो सॉरी C6 थायराइड थायराइड कार्टिलेज कह रहा हूँ, थायराइड रिंग, जो उसके रिंग होते हैं ना, सॉरी मैं गलत मुंह से बोल रहा हूँ, ट्रेकियल, आई एम सॉरी, नॉट थायराइड, ट्रेकियल, ट्रेकियल रिंग कौन से नंबर पे होता है? C2-3 के लेवल पे सर। ओके, ठीक। क्या नाम है इसका, ये तीन चार जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है ना, वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और रह गई है, ये भी आप बताएं शाबाश, कि वो जो नेक जो हम बनाते हैं इंट्यूबेशन की पोजीशन, उसमें नेक में कौन कौन से मूवमेंट पे, कौन से जॉइंट पे रिफ्लेक्शन होती है, कौन से जॉइंट पे एक्सटेंशन होती है?
जी रिफा। ऑक्सीपिटल जॉइंट पे एक्सटेंशन होती है और नेक के ऊपर फ्लेक्शन होती है। नेक के ऊपर कौन से जॉइंट पे? Written or joints, I'm not sure. जी एनीवन एल्स? जो एक मूवमेंट देखें, नेक की फ्लेक्शन होती है और जो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट होता है उस पे एक्सटेंशन होती है। एम आई राइट? तो दोबारा से बताइएगा। आप बताइए। मैं ये वो चीज है कि जो मुझे हमेशा भूल जाती, और आपस की बात है, अब मैं भूल सकता हूँ आपको, लेकिन ये हर सूरत पता होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक्स ऑफ एनेस्थीसिया में है ये। जी एनीवन? एटलांटो जॉइंट पे तो एक्सटेंशन होती है, फ्लेक्शन वाले जॉइंट नहीं मुझे एटलांटो आता। देखो ना, ऊपर वाला जो जॉइंट होता है ना वहां पे एक्सटेंशन होती है, ठीक है। और जो जो एटलांटो एक्सियल जॉइंट होता है, जो नेक की होती है ना, वो फ्लेक्शन होती है। वो flexion होती इसलिए है। इसलिए अगर आपको लेरिंगोस्कोपी का व्यू बेहतर करना होता है, खास तौर पे बच्चों में, तो आप सर के नीचे एक छोटा सा आप कुशन रखते हैं, ठीक है। तो उससे आपका जो होता है वो एक्सटेंशन थोड़ी सी इंप्रूव कर जाती है, ठीक है। ये इसमें पॉइंट है। और अच्छा, तो कुछ रैंडम क्वेश्चंस हैं ये। एक ड्यूरिंग लेरिंगोस्कोपी एक मैन्योर किया जाता है, उसको कहते हैं बर्प मैन्योर। वो क्या होता है? इसमें सर बैकवर्ड अपवर्ड राइटवर्ड प्रेशर होता है। इसको, इसका क्या फायदा होता है? बेसिकली सर ये वो सेलिक्स मैनूवर होता है जिसमें आप अपना नो नो थंब और नो इंडेक्स। नो नो नो, मैं यही आपसे सुनना चाह रहा था। सैलिक मैन्योर इज समथिंग एल्स, सर ये बर्प इज समथिंग सर एल्स। थायराइड कार्टिलेज को सर ये हम बैकवर्ड अपवर्ड और राइटवर्ड मूव कर रहे होते हैं। उससे बेसिकली आप लेरिंगोस्कोपी के व्यू को इंप्रूव करते हैं, ठीक है। सैलिक मैन्योर इज समथिंग एल्स। सैलिक मैन्योर क्या होता है? अब आप सैलिक मैन्योर बताएं। जी सर C6 के लेवल पे जो पूरा कंप्लीट जो ट्रेकियल रिंग होता है सर, उसके लेवल पे सर हम प्रेशर्स देते हैं। अब एक पेशेंट हो तो सर 10 न्यूटन होता है, और सर अगर सेडेटेड पेशेंट हो तो हम उसको 20 to 30 न्यूटन का प्रेशर देते हैं। आप कैसे, आपका ये आपका टोक्स में स्टेशन आता है? एक सेकंड एक सेकंड, टोक्स में स्टेशन आता है। आपने अपने असिस्टेंट को बताना है कि 30 न्यूटन का प्रेशर कितना है और 10 न्यूटन का प्रेशर कितना है। कैसे देंगे, कैसे बताएंगे आप? सर से कहेंगे कि सर अपनी नोज के ऊपर जो सर प्रेशर दे के देखे, अगर नोज को अपना पिंच करे, अगर तो वो दर्द नहीं करिए तो वो 10 न्यूटन का प्रेशर, लेकिन अगर आपने इतने जोर का नोज अपने ऊपर से ब्रिज के ऊपर से नोज को पिंच किया कि वो ये दर्द करने लग ऑब्जेक्टिव जाए है, तो वो 20 न्यूटन। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। ये हो सकता है मैं बहुत जोर से भी प्रेस करूं तो मैं फील ना करूं, दूसरा बंदा हो सकता है उसको हाथ भी लगाएं तो वो शोर मचाने लगे कि तुमने मेरी नाक तोड़ दी। इसका कोई स्टैंडर्डाइजेशन एग्जैक्टली ये है, एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि आप वेट मशीन पे प्रेस करें, अगर वेट मशीन के ऊपर 1 kg आता है ना, ठीक है, तो दैट इज 10 न्यूटन। अगर वेट मशीन पे इतना प्रेशर दें कि जिससे 3 kg आए तो दैट इज 30 न्यूटन टू बी एग्जैक्टली, ठीक है। और रफली आप उसको, ये होता है कि आप उसको जितना वो, अब एक पेशेंट उसको विदाउट पेन टॉलरेट करता है तो वो 10 न्यूटन होता है, आप उसको वो दें। और फिर जब वो, इसकी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सैलिक मैन्योर की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है? जी नादिर, सैलिक सर मैन्योर की क्या सर एक तो यही पेनफुल हो गया सर, ओके, और दूसरा सर ये जितना हम प्रेशर देते हैं तो पीछे एस्फेजियल रप्चर के भी सर इसके चांस होते हैं। ओके, और सर इसमें अगर टाइमली हमने मतलब नहीं दिया या बाद में मतलब एक्सटुबेशन वगैरह, सॉरी इंटुबेशन की इन्फ्लेट करने के तक भी सर इसको रखना होता है ना, तो इसमें और क्या अब आप डिसएडवांटेज? डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आपसे सवाल क्या पूछा जी जी गया? सर जी। आप जी पहुंच सर रहे हैं, आपको पता है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे। भाई लेरिंगोस्कोपी का व्यू डिफिकल्ट नहीं हो जाता? जी सर, हो जाता है बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि एक्चुअली एक्चुअली इट इज मेडिको लीगली नीडेड, फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि बिकॉज यू आर नॉट डूइंग इट, ओके,
So the other बिल्कुल सर। person is sometimes it is difficult to pick the cricoid cartilage surface anatomy में, और दूसरी बात ये कि अप्लाई प्रेशर या ज्यादा हो रहा होता है या कम हो रहा होता है, गलत जगह पे हो रहा होता है। बिल्कुल सर, अक्सर ऐसा होता है। दैट इज द रीजन। मैंने अपनी 17 साल के कैरियर में मैंने कभी आज तक नहीं किया, ये मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ ये बात। प्रैक्टिकली स्पीकिंग जिसने एस्पिरेट करना है उसने करना ही करना है, लेकिन मेडिकल लीगली आप नहीं हैं। अगर आपने जहाँ पे जाहिर बात है जहाँ पे डाटा होता है, रिसर्च होती है, सारा कुछ होता है, अगर आपने सैलिक मैन्योर नहीं किया, क्रिकॉइड प्रेशर नहीं दिया और एस्पिरेशन होती है तो यू आर नॉट मेडिकल लीगली कवर्ड। तो एस्पिरेशन रिस्क में इट इज मैंडेटरी, तो यू हैव टू डू इट। प्रैक्टिकली जो करना है नहीं करना वो एक अलग कहानी है, लेकिन थ्योरेटिकली यू शुड नो अबाउट इट। और जी। दूसरी इसके अंदर आप ये प्रैक्टिकल में आपको एक और भी बात उस वक्त भी मैं बताना चाह रहा था, जो रैम्प पोजीशन है ना, अगर आप अपनी हैबिट बना लें रैम्प पोजीशन से मिलती जुलती रैम्प पोजीशन बनाने में, तो आपको इंट्यूबेशन और लेरिंगोस्कोपी और वेंटिलेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। मैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग मैं हर पेशेंट के अंदर हेड साइड अप करके इंट्यूबेट करता हूँ, ठीक है सर ऐसे ही है। क्योंकि बैक केयर के हिसाब से ये मैं आपको प्रैक्टिकल टिप बता रहा हूँ कि बैक केयर के रेफरेंस से आपको झुक के, आप देखें अपनी गर्दन को यूं झुका के बिल्कुल जो है वो काइफोटिक अपने आप को करके आप इंट्यूबेशन कर रहे होते हैं, विच इज रॉन्ग, ठीक है। रॉन्ग। तो आपको अपने लेवल पे करना चाहिए, वो जो एंगल है वो आपको झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि दैट विल हर्ट यू एंड दैट कैन मेक इंट्यूबेशन डिफिकल्ट। सिमिलरली आपका पेशेंट अवे नहीं होना चाहिए, पेशेंट शुड बी एडजेसेंट टू यू। तो उससे होगा ये कि ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल टिप बता रहा हूँ कि जब भी जो आप लोग जूनियर्स हैं या देखें हर इंसान किसी भी वक्त आप इंट्यूबेशन में फंस सकते हैं, तो आपका जो आप अपने पेट से आप पेशेंट के हेड को फिक्स करें, ठीक है। तो उसका एडवांटेज ये होगा कि आपको जो अब आप इमेजिन करें लेरिंगोस्कोपी करके, एक लेरिंगोस्कोप अंदर होता है और दूसरे हाथ जो है ना वो सर हिल रहा होता है उससे, उसको सर को कभी इधर किया जा रहा होता है कभी उधर किया जा रहा होता है, जब जस्ट रियल टाइम आप याद करें। तो आप अपने पेशेंट को अपने लेवल पे रखें, अपने पेट से हेड को फिक्स करें, तो लेरिंगोस्कोपी बहुत आसान हो जाएगी आपको, ठीक है। अच्छा ऐसी है सर, बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन कोई और बताएगा कि व्हाट इज रिवर्स सैलिक मैनूवर। अस्मा आपने नाम सुना है कि कोई और? भाई और सारे लोग भी पार्टिसिपेट करें। कुरतुलैन मॉडिफाइड सैलिक्स मैनूवर का सुना, रिवर्स सैलिक्स मैनूवर का नहीं सुना जी। जो सर। जो मॉर्गन शरीफ में नहीं लिखा होगा वो मेरे बच्चों को शाहीनों को नहीं पता होगा। सर ये तो मॉर्गन में नहीं लिखा हुआ सर। जी रिफा आप बताओ, रिवर्स सैलिक मैनूवर। आप अपनी सिर्फ इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करें तो आप आंसर दे देंगे। सैलिक मैनूवर में क्या करते हैं? प्रेस करते हैं ना। तो रिवर्स सैलिक मैनूवर में अगर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, जैसे ये आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए कि एक डिफिकल्ट इंट्यूबेशन का केस है या डिफिकल्ट एयरवे है, लार्ज थायराइड मैस है, तो आप बेसिकली थायराइड को लिफ्ट कर लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स सैलिक मैनूवर, ठीक है। ये थायराइड को लिफ्ट करके ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव करना, या और क्या क्या तरीके होंगे, ये हम मैनेजमेंट भी साथ साथ ही इसको बात कर रहे हैं। अगर एक पेशेंट के अंदर कैन नॉट वेंटिलेट सिनेरियो आ गया है बिकॉज ऑफ लार्ज थायराइड, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है? एक ऑप्शन मैंने आपको बताई है कि आप थायराइड को पकड़ के लिफ्ट करें, ये आपका रिवर्स सैलिक मैनूवर हो गया। और क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? So change the blade, change the position of the patient, sir. वेंटिलेट नहीं हो रहा, वेंटिलेट नहीं हो रहा भाई। LMA डाल देंगे सर, LMA डाल देंगे। Intraglottic airway devices से यूज कर सकते इंट्यूबेट भी नहीं हो रहा, वेंटिलेट भी नहीं हो रहा, तो क्रिको की तरफ ही जा सकते हैं। और तो हाँ जी, अब फंस गए हो ना। इतना बड़ा थायराइड है, उसमें कहाँ पे होगी क्रिकोथायराइड में? फाइबर ऑप्टिक जाएगी उस वक्त। सर, वो तो फिर देख के उसे मसल रिलैक्सेंट देंगे ना। अगर नहीं मसल रिलैक्स, एक सेकंड, ये मसल रिलैक्सेंट का चक्कर है। व्हाट इज ट्रेकियोमलेशिया? ट्रेकियोमलेशिया क्या होता है? सर बहुत बड़ा जब थायराइड होता है तो सर उसकी जो मसल्स की सर रिजिडिटी है, टोन सर वो लॉस्ट हो जाती है, तो सर वो एकदम हम अगर उसे रेट करते सर वो अच्छा, अगर बहुत बड़ा थायराइड है ना हो तो ट्रेकियोमलेशिया नहीं हो सकता? सर हो सकता है सर, अगर प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ अगर पेशेंट लेके चल रहा है उस थायराइड को, तो उसकी वजह से क्या होता है? डिस्ट्रक्शन और ट्रेकियल रिंग्स हो जाती है, तो
ट्रेकिया कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, जी सर। ट्रेकिया कोलैप्स हो जाता है। तो एक्चुअली इसके अंदर अब आपके पास ऑप्शन 2-3 है। एक आप ये कर सकते हैं कि आप रिजिड ब्रोंकोस्कोप यूज कर सकते हैं, ठीक है, एक बात हो गई। ठीक। दूसरे आप पेशेंट को लैटरल करेंगे भाई, पेशेंट को थोड़ा सा लैटरल करेंगे तो जो उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है वो रिलीव हो जाएगा। सही तो आप सर। लैटरल पोजीशन में करके उसको वेंटिलेट करेंगे, ठीक है। ठीक। ये प्रैक्टिकल कंडक्ट है। उस टाइम पे देखें, कैन नॉट इंटूबेट, कैन नॉट वेंटिलेट सिनेरियो है ये। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो उसके अंदर एलएमए काम करेगा? नहीं सर, मैं एलएमए भी नहीं जाता। नहीं नहीं, जाता की बात नहीं है, एलएमए से पेशेंट वेंटिलेट होगा या नहीं? नहीं सर, नहीं होगा, तभी सर कांट इंटूबेट कांट वेंटिलेट वाला सिनेरियो है। और रिफा इसके अंदर हम एक क्रिकोथेरेटमी सिखाएंगी, ठीक है। इतने बड़े थायराइड के अंदर ये पता है, ये अनआंसर्ड क्वेश्चन है ये, कि इस तरह के पेशेंट में सबसे लास्ट टाइम भी इसका कोई आंसर नहीं निकल इसका कोई आंसर नहीं है। ये इस क्वेश्चन का कोई एक्चुअली आंसर नहीं है, ठीक है। कि अगर इतना बड़ा थायराइड है उसकी है, सिर्फ आप फिर अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं और कोई तरीका है नहीं, ठीक है। एक्चुअली आपने इस पोजीशन तक ही नहीं जाना होता, ठीक है। इस वजह से कि आपके पास एग्जाम के अंदर आपने अवेक फाइबर ऑप्टिक के अलावा और कुछ भी नहीं बोलना, ठीक है। आपने उसको ये कह देना है कि अगर कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं, अगर अच्छा इमरजेंसी सर्जरी है फिर क्या करेंगे? रेफर कर देंगे अगर आपके पास वो नहीं है, गैजेट्स नहीं है। इमरजेंसी सर्जरी के अंदर भी आप अवेक फाइबर ऑप्टिक तो कर सकते हैं ना। पेशेंट को आप काउंसल करेंगे और आप उसको अवेक फाइबर ऑप्टिक ही करेंगे, ठीक है। आप ईएनटी को कॉल करेंगे, कॉल फॉर, क्योंकि इस पेशेंट के अंदर तो देखें ट्रिकोस्टमी भी करना बहुत मुश्किल होगा ना। इस पेशेंट के अंदर तो ट्रिकोस्टमी करना भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक्चुअली पता है ये चीज क्यों अनडिफाइंड है? आप इंटरेस्टिंग है, मैं ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि जिस तरह के थायराइड पाकिस्तान में आते हैं या इस तरह के थायराइड शायद अफ्रीकन कंट्रीज में आते होंगे, मैंने सऊदी अरब में पिछले 11 साल से कभी ऐसा थायराइड नहीं देखा जिस तरह के थायराइड हम हमारे चौथे दिन पाकिस्तान में करवा रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि इसकी वजह ये नहीं है कि यहाँ पे थायराइड डिजीज नहीं है, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर अर्ली डायग्नोज हो जाता है और अर्ली मैनेज हो जाता है, तो इतने बड़े थायराइड के लेवल आता ही नहीं, ठीक है। तो ये इसकी रीजन होती है कि, और एक और बात ये यहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए कि जो थायराइड सर्जरी है वो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन में कौन से लेवल की सर्जरी है? इंटरमीडिएट सर, लो रिस्क। लो रिस्क सर्जरी है। अच्छा लो रिस्क सर्जरी है, लेकिन क्या हमारे पाकिस्तान के जो थायराइड है वो लो रिस्क सर्जरी है? नहीं सर। वो पाकिस्तान के जो थायराइड है ना वो हेड एंड नेक सर्जरी में आते हैं मेरे ख्याल से। तो आप उनको बताएं कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिए अगर कहीं डिस्कशन में ऐसी बात आ जाए ना तो आप उनको बता सकते हैं कि थायराइड सर्जरी यूजुअली इज कंसिडर्ड टू बी अ लो रिस्क सर्जरी, बट इन आवर पार्ट ऑफ वर्ल्ड बिकॉज थायराइड देयर आर नहीं, हाई रिस्क नहीं है भाई, हाई रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। ये हाई रिस्क सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होती है हाई रिस्क, ये पाकिस्तान के हिसाब से भी हाई रिस्क नहीं है, ठीक है। इंटरमीडिएट रिस्क में आ जाएगी हेड एंड नेक सर्जरी में, आप उसको आप काउंट करें, ठीक है। हाई रिस्क सर्जरी नहीं है ये, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा अब आप मुझे ये बताएं कि हम थोड़ा सा एटिपिकल तरीके से जा रहे हैं। रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन क्या होती है? रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जिसने अभी तक कोई आंसर नहीं दिए वो बताए। डॉक्टर ताहिरा आसिम, रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन क्या होती है? अच्छा एनीवन, कोई भी बता दे भाई। सर सबसे पहले तो हम उस पेशेंट को पहले प्रोसीजर एक्सप्लेन करके सर कंसेंट लेंगे, उसके बाद सर फिर मॉनिटरिंग अपनी पूरी अटैच करेंगे सर, इमरजेंसी ट्रॉली प्रिपेयर करेंगे, उसके अंदर डिफिकल्ट इंटूबेशन और लेरिंगोस्कोपी का पूरा सामान प्रिपेयर करेंगे सर। असिस्टेंट, एक ट्रेन्ड असिस्टेंट हम साथ लेंगे और उसको पहले प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे कि आपने जो प्रेशर देना वो किस लेवल पर कितना प्रेशर देना है सर। उसके बाद फिर हम इंडक्शन स्टार्ट करेंगे सर, वो इंडक्शन डोज दे, इंडक्शन एजेंट देंगे सर। इमीडिएटली जैसे ही हम आफ्टर मसल रिलैक्सेंट हम जो सक्सामेथोनिन जो मसल रिलैक्सेंट या रोक्यूरियम यूज करेंगे सर, जैसे फैसिकुलेशन खत्म होंगी हम इंटूबेशन करेंगे और सर मेक श्योर करें, सॉरी सर
प्री सर कैलकुलेटेड। मेक श्योर करेंगे कि वो अपने लेवल के ऊपर वो हमने जो है ना अचीव कर लिया, और सर जब तक हमें मेक श्योर नहीं होगा कि ट्यूब हमारी ट्रेकियल के अंदर है, तब हम सीलिक्स रिमूव जो प्रेशर दिया होगा सीलिक्स मनूवर सर, फिर उसको हम तब खत्म करेंगे, और सर फिर उसके बाद एंड पे फिर मॉनिटर के अंदर पेशेंट को एवेलुएट कर लेंगे। हाँ जी ठीक है, आपने सही बताया। बस 2-3 जुमले आपने मिस कर दिए हैं, वो मैं आपको ऐड ऑन कर रहा हूँ कि एक तो प्री कैलकुलेटेड डोजेज होती हैं इसमें, ठीक है। आपने फेसिकुलेशन बोला है, फेसिकुलेशन इज नॉट मैंडेटरी। इसके लिए आप जुमला बोले जब इंट्यूबेटिंग कंडीशंस हो गई हैं, ठीक सर। ठीक है। इंट्यूबेटिंग कंडीशंस हो गई हैं ज्यादा बेहतर है, फेसिकुलेशंस आर नॉट मैंडेटरी, ओके। और जो है दूसरी बात ये कि इसी में ही अगला अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज मॉडिफाइड रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। जी सर, सर उसके अंदर ये होता है कि हम बैग मास्क कर सकते हैं, और उसके अंदर हम ये रिलैक्सेंट डोज ज्यादा देते हैं। नहीं, आप इसको थोड़ा सा जरा प्रोग्राम करके बताएं ना। मतलब बेसिकली एनी मॉडिफिकेशन इन रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन, ये आंसर ज्यादा बेहतर नहीं। अब वो मॉडिफिकेशन सर क्या है, मॉडिफिकेशन क्या है कि आप यू कैन वेंटिलेट विद लो एयरवे प्रेशर्स, ठीक है। ठीक। एक बात हो गई, दूसरी बात ये कि यू कैन यूज रॉकरोनियम, ओके। सही। रॉकरोनियम एट डोज ऑफ 1.2 मिलीग्राम पर केजी, 1.2 ठीक। और आपने प्रेशर जो है होता है लेस देन 15 एज लो एज पॉसिबल, और आप उसके अंदर जो है वो, और आप एक और काम क्या कर सकते हैं, आप प्री क्यूरराइजेशन कर सकते हैं। व्हाट इज प्री क्यूरराइजेशन, सॉरी व्हाट इज प्राइमिंग, आई एम सॉरी, ये टर्मिनोलॉजी का नाम सुना है, व्हाट इज प्राइमिंग, व्हाट इज प्री क्यूरराइजेशन। सर प्रीक्यूराइजेशन में आप ना उसकी फेसिकुलेशन को स्टॉप करने के लिए एक लो डोज मसल रिलैक्सेंट देते हैं ताकि वो फेसिकुलेशन ना हो सर पेशेंट। ओके, कितनी डोज देते हैं, आई थिंक शायद 1/10 देते हैं सर। 1/10 होते हैं। अब आप मुझे बताइए कि प्राइमिंग क्या होगी फिर। जी हैदर, सर प्राइमिंग नहीं पता सर मुझे। सोचो जरा यार, आप लोग हिम्मत क्यों हार जाते हैं इतनी जल्दी। सर प्राइमिंग में ये होगा कि पहले जो है ना उसमें लॉन्ग एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट देके फिर साथ ही हम शॉर्ट एक्टिंग देंगे। वेरी गुड, ये तो आपने, ये तो उन्होंने जो प्रीक्यूराइजेशन बताया वो है। सर वो इंटरमीडिएट जो सर एक्टिंग उसमें तो हमने न्यूरोमस्कुलर लो डोज ब्लॉकिंग देंगे ना, एजेंट्स है। इसमें लो जी डोज भी आसिम देते भाई, एक सेकंड जी, आसिम भाई बताएं। जी इंटरमीडिएट एक्टिंग जो मसल रिलैक्सेंट्स होते हैं वो उसकी जो 1/3 डोज पहले देते हैं, और उसके बाद आफ्टर 2-3 मिनट जो है उसकी पूरी डोज जो बाकी होती है वो देकर और उसे इंट्यूबेट करते हैं। मतलब बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट ये है जी, बताइए, आप बता दें खुरातुल। सर उसमें ये होता है कि हम बेसिकली रिक्यूराइजेशन में तो हम लो डोज देते हैं ना, लेकिन जो प्राइमर उसमें हम पूरी डोज दे के और फिर साथ ही पेशेंट को शॉर्ट एक्टिंग भी दे देते हैं जब तक उसका इफेक्ट आएगा, उससे नो पहले नो पेशेंट जो है नो 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 नेवर नेवर, ये आपने कहाँ पे पढ़ा है। ये प्रैक्टिकली जो चीजें इस तरह की हम तबाही मचाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल चीज है ये। प्राइमिंग का मतलब ये नहीं होता, ठीक है। पार्ट ऑफ द डोज, ये पहले इसके अंदर कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं कि पेशेंट में आप डिफिकल्ट, आपने पहले आपने देखा उसको कि उसके अंदर कोई प्रोबेबल कोई मास्क वेंटिलेशन में सस्पेक्टेड नहीं है प्रॉब्लम, डिफिकल्ट एयरवे आप नहीं सस्पेक्ट कर रहे, उस पेशेंट के अंदर आप बिफोर गिविंग मसल रिलैक्स, बिफोर गिविंग इंडक्शन एजेंट, ठीक है, आप उसको उसकी 1/4 या 1/5 या एग्जैक्टली नहीं है, उससे ज्यादा होगी डोज एज कम्पेयर टू जो प्रीक्यूराइजेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आप इंडक्शन एजेंट देंगे और उसके बाद आप फिर बाकी डोज देंगे। तो उसका एडवांटेज ये होगा कि जो रिसेप्टर्स हैं वो जल्दी ऑक्यूपाई हो जाएंगे और आपको जो इंट्यूबेटिंग कंडीशंस हैं वो अर्ली अचीव हो जाएंगी, ठीक है। इसको कहते हैं प्राइमिंग। देखिए नाम से पता होता है ना, कोई किसी भी चीज को हम प्राइम, जैसे आईवी लाइन हमने आईवी सेट के साथ अटैच किया और उसको प्राइम कर दिया, जब उसको एयर को निकाल दिया तो दैट इज प्राइमिंग। इसी तरीके से सीवीपी में आप आपने सीवीपी को आपने फ्लश करके, आपने एस्पिरेट करके फ्लश करके कर दिया तो आपने प्राइम कर दिया, ठीक है, रेडी टू यूज, तो उसको प्राइमिंग कहते हैं। तो प्राइमिंग का ये मतलब होता है। अच्छा, प्रीक्यूराइजेशन के अंदर आपको क्या चैलेंज होता है, अगर आपने दिया है डोज, आपने मतलब लाइक ये कि आपने सक्सामिथोनियम से पहले आपने एट्राक्यूरियम दिया था, अब आपको फायदे तो आपने बता दिए, इसके नुकसान क्या होते हैं जी, व्हाट यू शुड एंटिसिपेट नाउ।
जी आसिम भाई आप ही बता दें। सर इसमें जो है वो कैन इंटुबेट कैन वेंटिलेट वाली सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि वो जो डोज दी हमने पहले नो जो इंटरमीडिएट एक्टिंग है वो उसमें नो नो ये नहीं है। उसको प्रोलॉन्ग कर सकती है। नहीं, प्रोलॉन्ग कैसे कर सकती है? प्रोलॉन्ग करेगी या रेजिस्टेंस होगी? शख्स को प्रोलॉन्ग कर देगी ना, उसको नो नो ऑगमेंट करेगी। नहीं 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 ऑगमेंट नहीं करेगी आसिम भाई। अब आप इसके अच्छा, लिए आंसर ढूंढने के लिए अब आप नहीं बताना है ये आंसर। मुझे ये बताएं कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सक्सामेथोनियम। सक्सामेथोनियम तो डिपोलराइजिंग एजेंट है ना, डीपोलराइजिंग मसल मसल रिलैक्सेंट, रिलैक्सेंट है। ठीक है। Yes. तो डीपोलराइजिंग का क्या मतलब होगा? कि वो रिसेप्टर्स पे लगता है। फैसिकुलेशन इसी वजह से होती है ना कि वो मसल को अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करा के और ब्लॉक कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, डिपोलराइज कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट करके डिपोलराइज करके ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो जब आपने एट्राक्यूरियम पहले दे दिया है तो कुछ रिसेप्टर्स तो ब्लॉक हो जाएंगे पहले ही। Yeah. तो अब आपको सक्सामेथोनियम का इफेक्ट लाने के लिए ज्यादा डोज देनी पड़ेगी, सक्सामेथोनियम की रेजिस्टेंस हो जाएगी। इसी चीज को मैं कोरिलेट करूंगा माइस्थीनिया ग्रेविस से। माइस्थीनिया ग्रेविस के अंदर सक्सामेथोनियम की डोज ज्यादा देनी पड़ती है या कम देनी पड़ती है? या अगर आप सक्सामेथोनियम यूज वैसे में करें ज्यादा डोज पड़े क्योंकि ज्यादा देनी रिसेप्टर्स पड़ेगी। नहीं है। तो यही सिचुएशन यहाँ पे हो गई है कि सक्सामेथोनियम को सही। अपना इफेक्ट लाने के लिए, और अगर आप ज्यादा डोज देंगे तो देयर आर चांसेस ऑफ गोइंग इन डुअल ब्लॉक, जो फेज 2 ब्लॉक होता है, ठीक है। टेस्ट ब्लॉक में तो ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें इस मामले में, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि अगर आप उसको समझ लेंगे तो फिर आपको कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। एट्राक्यूरियम के मैकेनिज्म इसीलिए, और एट्राक्यूरियम की सेंसिटिविटी होती है माइस्थीनिया ग्रेविस में। उसकी वजह ये है कि रिसेप्टर्स कम है तो दैट इज कॉम्पिटिटिव, तो कॉम्पिटिटिव होती है तो उसके पास रिसेप्टर्स कम है, उसको कम कंपटीशन होगा और वो और एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स कम है, ठीक है ना। तो ये रीजन है। और इसीलिए माइस्थेनिक जो ईटन लैम्बर्ट माइस्थेनिक सिंड्रोम होता है उसके अंदर दोनों को ही सेंसिटिविटी होती है। वजह एसिटाइलकोलिन ही नहीं है, रिसेप्टर्स पे कोई मसला नहीं है। तो इसलिए जो सक्सामेथोनियम है उसकी भी सेंसिटिविटी होती है क्योंकि रिसेप्टर्स मौजूद है और एसिटाइलकोलिन है ही नहीं, तो वो उसकी इफेक्ट ज्यादा आएगा। और जो एट्राक्यूरियम है वो उसकी भी सेंसिटिविटी होगी क्योंकि उसका कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये इसके साथ कुछ क्लिनिकली कोरिलेटेड बातें हैं, ठीक है। तो अब तक की जो डिस्कशन है उसमें हमने एयरवे से रिलेटेड कुछ हम लोगों ने कुछ प्रिडिक्टर्स को देखा है, कुछ जो है वो उसके टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, ये जो डिफिकल्ट एयरवे का एल्गोरिदम है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, जो दास एल्गोरिदम है? जी सर बात समझ नहीं आई आपकी। जो दास एल्गोरिदम है, डिफिकल्ट एयरवे सोसाइटी का जो एल्गोरिदम है, उसको कैसे उसको पढ़ना होता है, उसको क्या तरीकाकार होता है? मतलब देखिए क्लिनिकली उसको किस तरह आप यूज करते हैं। वैसे तो वो आपसे सच कोई भी नहीं पूछेगा कि दास एल्गोरिदम बता दें, ठीक है। वो आपसे ये पूछेंगे कि आप एक पेशेंट को इंट्यूबेट कर रहे थे, अनएंटिसिपेटेड डिफिकल्ट इंट्यूबेशन आ गई है, व्हाट विल यू डू? ओके जी जी सबसे पहले तो कॉल फॉर आई एम सॉरी, मैं कहा सर सबसे पहले तो कॉल फॉर हेल्प। ओके देन व्हाट एल्स? फिर इसमें जो बेसिक है वो तो 4 प्लान्स है ना, प्लान ए बी सी एंड डी। अब प्लान ए में जो है इनिशियली आप फेस मास्क वेंटिलेशन करते हो एंड यू ट्राई फॉर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। सॉरी रिफा, मैं आपको इसमें एक टोक रहा हूँ। देखें, जब वो आपसे एग्जाम में पूछेंगे ना तो आपको इस तरह प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी को स्पेसिफिक मेंशन के बजाय आप प्रैक्टिकलिटी, अब देखें ना कॉल फॉर हेल्प तो कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन अगर आपसे वो ये सवाल पूछते हैं कि यू आर ट्राइंग टू इंट्यूबेट एंड यू फेल टू इंट्यूबेट, तो वहां पर तो आपको जो रियल टाइम चीजें हैं वो बतानी होंगी ना, तो उसमें कॉल फॉर हेल्प विल बी द फर्स्ट थिंग टू डू। तो इसलिए आप फोकस करके उनके क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप खाली वो वहां के प्लान को रिप्रोड्यूस करेंगी तो हो सकता है कि आप वो उसके जो सिनेरियो उसके अंदर आप मिस कर दें कुछ चीजें, ठीक है।
ओके फाइन, आपने ट्राई की नहीं अटेम्प्ट हुई, फिर आप क्या करेंगे? अनएंटिसिपेटेड है, एंटिसिपेटेड है। अनएंटिसिपेटेड ना, यही क्वेश्चन था ये। अच्छा, इसमें तो सर सबसे पहले वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज द हेड एंड नेक पोजीशन, उसके बाद वी आर गोइंग टू प्री ऑक्सीजनेट द पेशेंट, और फिर आपके पास डायरेक्ट या वीडियो लेरिंगोस्कोपी के 3+1 अटेम्प्ट्स है, मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट्स जो एक एनेस्थेटिस्ट ने करने हैं और 1 अटेम्प्ट बाय द कंसल्टेंट सीनियर एनेस्थेटिस्ट। उसके बाद आप जो है या तो एडजंक्ट्स यूज कर सकते हो, बूजी यूज कर सकते हो, एक्सटर्नल जो है मैनिपुलेशन कर सकते हो, अगर तो रिक्वायर्ड प्रेशर पहले दिया हुआ था तो आप उसे रिलीज कर सकते हो, और फिर मीनवाइल यू इंटुबेट एंड यू चेक। ओके देखिए, अब यहाँ पर कुछ चीजें ना जो 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 होता है ना, अब आपसे वो यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि अनएंटिसिपेटेड थी तो आपने उसमें क्रिकार्ड प्रेशर क्यों रखा हुआ था? मेरी बात समझ आई है? तो ये गैर जरूरी चीज लिखी हुई है इसमें। अगर आप गाइडलाइन, मतलब बताने का मकसद ये है कि वहां पर थोड़ा सा ना आपने एंटिसिपेट करना है चीजों को, ठीक है, कि वो क्या आपने बोलना है और क्या आपने नहीं बोलना। जरूरी नहीं है कि सारी जो रटे रटाई चीजें हैं वो सही हो वहां पे बोलना। आगे समझ बात? एल्गोरिथम इस तरह फॉलो नहीं ना कर रहे होते तो इट हाँ बिकम्स डिफिकल्ट। इफ यू आर थिंकिंग कि आप ओटी में क्या कर रहे हो तो योर आंसर, हाँ, तो आपको मेरे कहने का मतलब ये है कि आप वहां पर लॉजिकल होके चीजें बताएं ना। अब आप देखें ना, मैंने ये आपकी ये इतनी सी चीज पे पॉइंट आउट कर दी है ना कि एग्जामिनर भी पॉइंट आउट कर सकता है कि भाई आप तो अनएंटिसिपेटेड था तो आपने क्रिकेट प्रेशर क्यों दिया था। अगर आपने क्रिकेट प्रेशर दिया था तो इसका मतलब है कि यू आर डूइंग रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन। तो क्या ये चीज उन्होंने सही लिखी हुई है इन्होंने? आप एल्गोरिथम में लिखा हुआ तो है, वहां पे करते होंगे, मुझे तो नहीं पता आप ये। छोड़ दें, हम लोगों को अंधी तकलीद की आदत हो चुकी है, इसलिए हम लोग चीजों के अंदर से गलतियां नहीं निकालते। मैं आपको यहीं पर एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं रोज रोज मैं जो मेरे साथ अगर कोई हो तो मैं उसको ये बात डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ। आपके ख्याल से हमें बचपन से ये सिखाया गया है सी और ई टेक्निक। प्रैक्टिकली मुझे बताइए, क्या सी और ई टेक्निक इज करेक्ट टू मैनेज एयरवे? आपके ख्याल से सी और ई टेक्निक सही है? जी रिफा, सी और सर मेरे ख्याल से सी और ई टेक्निक से खास तौर पे लड़कियों के लिए आपसे मास्क होल्ड किया जाता है सी और ई टेक्निक से? सर वो बिल्कुल बेसिक लेवल के लिए ना, जैसे बिल्कुल ही मांस पकड़ना नहीं आता तो उसे कुछ तो बताएंगे कि किस तरह पकड़ना है, वरना तो हाँ, फिर हाउ आर यू गोइंग टू लेकिन एक्सप्लेन। लेकिन प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये प्रैक्टिकली इट्स अ क्रैप टेक्निक। प्रैक्टिकली अगर आपसे मास्क होल्ड नहीं हो रहा ना तो ये सीई के चक्रों में ही बंदा रह जाता है और वो वेंटिलेशन नहीं होती सही, ठीक है। रेसिप्रोकली जाहिर बात है, मैं तो कोई अथॉरिटी नहीं हूं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि अगर आप जॉ को थोड़ा सा लिफ्ट कर लेना दोनों साइड से, ठीक है, और वो लिफ्ट करके आप उस क्योंकि होता ये है कि जब हम लिफ्ट ये जो सी और ई टेक्निक बनाने के चक्रों में ना वो हम लिफ्ट प्रॉपर नहीं करते, ठीक है। खास तौर पे बंदों का हाथ बड़ा होता है वो तो फिर भी कर लेते हैं, लड़कियों को प्रॉब्लम होती है ये, उनसे मास्क नहीं पकड़ा जाता बिकॉज उनका हाथ इतने बड़े नहीं होते। लेकिन अगर आप फिर भी आप ये करके देखें, प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ आपको बात, कि अगर आप जॉ को थोड़ा सा लिफ्ट कर लेना तो वो अब आपके लिए वो चीज आसान हो जाएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जाहिर बात है कि ये बात मेरी शायद बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होगी। इसी तरीके से मेरे हिसाब से ये बात इररेलेवेंट है यहाँ पे, ये इररेलेवेंट बात इन्होंने लिखी हुई है कि रिमूव क्रिकेट प्रेशर। भाई ये तो अनएंटिसिपेटेड है, तो अनएंटिसिपेटेड में क्रिकेट प्रेशर कहाँ से आ गया? मेरी बात समझ रही है बात? तो ये मेरा पॉइंट है कि दिस इज रॉन्ग। मैं आई कैन आर्ग्यू ऑन इट। ओके फाइन, आपने ये सारे कुछ किया है। अब क्या हुआ? अब अगर आपने इंटुबेशन में कामयाब हो गए तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आप इंटुबेशन में कामयाब नहीं हुए, व्हाट नेक्स्ट? अब आप क्या करेंगे? फिर आपने जो है अच्छा, और ऑक्सीजनेशन में अच्छा सॉरी, मैं ना इसके अंदर एक में ज़हन में रखें कि एक और बात आप ये है कि मेक श्योर इस सारे में, क्योंकि ये आपके एल्गोरिथम में नहीं लिखा इसलिए आपने नहीं बोला, वो बात ये है कि मेक श्योर पेशेंट इज वेंटिलेटिंग वेल, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस वक्त ये होगी कि ट्यूब ना जाना उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस टाइम पे ज्यादा प्रॉब्लम उस वक्त होगी व्हेन यू आर नॉट एबल टू वेंटिलेट द पेशेंट। तो मेक श्योर यू आर ऑक्सीजनेटिंग द पेशेंट वेल, ठीक है, इन सारे कहानियों में।
यानी कि आपने ब्लेड बदला, आपने सारा कुछ किया, लेकिन एट द सेम टाइम दिस इज अ प्रायोरिटी कि यू मेक श्योर द पेशेंट इज ऑक्सीजनेटिंग वेल, ठीक है, क्योंकि सैचुरेशन तो देर से कम होगी, आपने मेक श्योर करना है कि आप पेशेंट को वेंटिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगले स्टेप में अब आपसे नहीं हुई, आपने ब्लेड भी चेंज कर लिया, आपने बूजी भी डालने की कोशिश की, आपने एक्सटर्नल मैनिपुलेशन भी कर ली, वीडियो सब सब सारी चीजें फेल हो गई, यू आर अनएबल टू इंटुबेट द पेशेंट, व्हाट नेक्स्ट, अब आप क्या करेंगे? By this time we know कि we are not able सीनियर to. एक मिनट खुरत, सीनियर एक इंटुबेट मिनट खुरत लैन, इनको बताने दीजिए, मैं आपको आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है प्लीज। एक जी बताएं रिफा। तो वी नो कि पेशेंट हम इंटुबेट नहीं कर पा रहे, तो वी आर गोइंग टू डिक्लेयर कि ये फेल इंटुबेशन है। उसके बाद आप यू आर गोइंग टू इंश्योर कि आप पेशेंट को एडिक्वेटली ऑक्सीजनेट कर रहे हो यूजिंग व्हाटएवर एडजंक्ट्स, गोएडल एयरवे हो गया, या अगर उससे भी नहीं हो रहा तो फिर आप सेकंड जनरेशन डिवाइसेस की तरफ जाते हो, विच इज एलएमए और आईजेल, जिसके फिर आपके पास 3 अटेम्प्ट्स है मैक्सिमम, मतलब अगले प्लान में आपने उसे ऑक्सीजनेट ही करना है। यू आर गोइंग टू इंश्योर कि पेशेंट ऑक्सीजनेट हो रहा हो थ्रू व्हाटएवर मींस। ओके, अब आपने सुप्राग्लॉटिक एयरवे से आपने कर लिया, अब अगला क्वेश्चन अब आप बताएं कुरतुलैन, आपने सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस डाल दी है, अब आप क्या करेंगे? जी डॉक्टर कुरतुलैन, अब बताइए आप। जी सर, क्या सर अब हमने सुप्रा एयरवे डिवाइस कर डाल दिए, तो उसके बाद हम वेट कर पेशेंट को वेंटिलेट तो अब हमारा हो रहा है बेसिकली। अगर अब डिपेंड करता है कि उसकी अर्जेंसी ऑफ सर्जरी क्या है, अगर तो कोई इमरजेंसी सर्जरी है तो फिर तो उसमें हम अपने इतना टाइम है कि हम सीनियर कॉल फॉर हेल्प कर सके, कोई सीनियर आके उसको इंटुबेट करे और पूरा प्लानिंग करके प्रॉपर जो है वो डिफिकल्ट एयरवे के अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर पेशेंट कोई इमरजेंसी सर्जरी नहीं है तो हम पेशेंट को रेफर भी मतलब पोस्टपोन भी कर सकते हैं। आप अवेक कर देंगे पेशेंट को ना, आप इलेक्टिव केस आपने एलएमए पे नहीं करवाना, आपने प्लान नहीं किया था, तो अब आप क्या करेंगे? आप अवेक कर देंगे इसको, और इमरजेंसी जी सर्जरी है तो आप क्या प्रोसीड करेंगे, क्या करेंगे? सर उसमें ये है ना कि अगर इमरजेंसी और अगर आपके पास कॉल फॉर हेल्प है और आपका सीनियर अगर वो ट्राई करना चाहते हैं, अगर वो इंटुबेट करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर आप वो भी नहीं कराएंगे, बिकॉज पेशेंट की लाइफ सेव करना फर्स्ट इम्पोर्टेंट चीज के एयरवे सिक्योर रहेगा तो प्रोसीड करेंगे आप। जी रिफा, अब आप बोलिए इसमें क्या बोलना चाहेंगी, यही क्वेश्चन आपसे। अब आपने इलेक्टिव सर्जरी थी, आपने एलएमए डाल दिया है, आप क्या करेंगी? आप सर्जरी करवाएंगी या आप उसको अवेक कर देंगी? फिर इलेक्टिव सर्जरी है ना, तो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू वेक द पेशेंट अप। लेकिन अगर हमें सर्जरी प्रोसीड करानी ही है तो इधर हम उस सुप्राग्लॉटिक के थ्रू या तो पेशेंट को इंटुबेट करने की कोशिश करेंगे, या पेशेंट को उठा के ट्राई टू यूज सम अदर टेक्निक, अगर तो कोई रीजनल एनेस्थीसिया की टेक्निक हो सकती है जिसमें केस करवा सकते हैं। नहीं आपसे तो अगर आपसे ये इस तरह का सिनेरियो आपसे वाइवा में पूछे ना, तो आप ये कहें कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखेंगे, ठीक है, और उस वक्त अगर देखेंगे कि वो अगर वो बहुत जरूरी है वो सर्जरी प्रोसीड करना तो करेंगे, नहीं तो मरीज को उठा देंगे, ठीक है, ये बात है। अब अगला सिनेरियो है कि इमरजेंसी सर्जरी थी और आपने सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस डाल दिया, अब आप क्या करेंगे? इमरजेंसी सर्जरी है, सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस डाल दी है, तो इधर तो आप उसी सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस के थ्रू आप इंटुबेट करो, जो इंटुबेटिंग एलएमएज या इंटुबेटिंग आईजेल्स होते हैं, या यू आप उसकी जो है क्या कहते हैं ट्रिक्योस्टमी या क्रिको कराओगे एंड प्रोसीड, फिर आप रिस्क वर्सेस बेनिफिट करके जिस तरह आपने बताया उसे आप उसी एलएमए में आईजेल में प्रोसीड अगर करवा सकते हो तो करवा दो। आपने रिस्क वर्सेस, ये वाइवे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज है, रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपसे एमसीक्यू में पूछेंगे ना, तो एमसीक्यू के अंदर वो आप सिनेरियो को आपको पूरा पढ़ के आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये चीज है, यानी कि आप ये इवन अगर आप उसका एल्गोरिदम पढ़े ना, तो एल्गोरिदम में भी उन्होंने हमेशा ये नहीं कहा कि जरूर आप एक करें, आप गौर से पढ़ें उसको, प्रोसीड विदाउट इंटुबेटिंग द ट्रिकिया, ये है लिखा हुआ उसके अंदर, स्टॉप एंड थिंक, तो स्टॉप एंड थिंक के अंदर यही बात है, आपने रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखे और आपने उसको देखा कि क्या करना है। ये आपके ऑप्शंस हैं, इलेक्टिव सर्जरी है, आपने डिस्कस किया सर्जन के साथ कि भाई इसके अंदर जो है वो हमने वी आर नॉट एबल टू इंटुबेट, तो बेहतर क्या है कि हम उठा दें मरीज को, तो इट विल बी अ टीम डिस्कशन, ठीक है, और आप रिस्क वर्सेस बेनिफिट देख के आप उसको कर देंगे। इसका कोई क्लियर कट आंसर नहीं है, अगर आप एग्जाम के अंदर कह देते हैं कि इट इज बेटर टू अवेक द पेशेंट, तो आंसर गलत नहीं है, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब आपसे सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस भी नहीं डली, अब आप क्या करेंगे? सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइस भी नहीं डली, फिर आप उसे मास्क से वेंटिलेट करने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि बेसिकली तो ऑक्सीजनेट करना है ना इस टाइम पे आपने, एंड दिस इज गोइंग टू बी क्या कहते हैं वो एक तरह से जो उन्होंने फाइनल अटेम्प्ट एट फेस मास्क वेंटिलेशन लिखा हुआ है हैंड टेक्निक से, या और आप पेशेंट को उठाओगे बस, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन तो यही है कि यू आर गोइंग टू वेक द पेशेंट अप। और ओके, क्या अगर उसके अंदर क्या आ जाए, तरफ चले जाओगे, हम्म, अगर फेस मास्क वेंटिलेट भी नहीं होता तो फिर क्रिकोथायरॉयडोटमी की तरफ चले जाओगे, क्लिकोथेरेपी की तरफ चले जाएंगे। ठीक, तो बेसिकली ये इसमें देखें थोड़ी सी सिर्फ इसमें ये चीज होती है कि आपने इसमें थोड़ा सा आपने याद रखें बात कि जो प्रैक्टिकल जो वाइवे, खास तौर पे वाइवे के अंदर जो क्वेश्चन होगा ना, आपने उस सिनेरियो को फोकस करना है। ठीक है, वो सिनेरियो के अंदर आपने 100% आप ना डिस्ट्रैक्ट हो जाए इस चीज से, आपने यानी कि ओवरडू ना कर लें, क्योंकि आपको खुद अपने उस टाइम पे आपने उन चीजों को इंटरप्रेट करके कहना है कि इस तरह ये चीज है तो ये भी हो सकती है, ये चीज है तो ये भी हो सकती है। ठीक है, ये मेरा बेसिकली कहने का मकसद सिर्फ ये था। अच्छा, अब आपने इसमें कोई और फॉलोअप होगा कोई चीज आपने एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अब आपने उसको पोस्ट ऑपरेटिवली आपने क्या करना होगा, आपने उसको बताना होगा, आपने एक्सप्लेन करना होगा, उसको एक बैंड बना के देना होगा, उसके नोट्स में आपने प्रॉपर उसको करना होगा, और इवन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आपने उसके जीपी को भी बताना होगा। ठीक है, ये इसका है एल्गोरिथम। ठीक है, अच्छा अब अगर एंटिसिपेटेड है उसमें क्या करना है? सर वो तो फिर डिपेंड करेगा ना कि प्लान तो सर एक्चुअली सेम ही रहेगा, बट देन डिपेंडिंग ऑन द सर्जरी, कितनी कोई इमरजेंसी सर्जरी है, वेंटिलेट हो रहा है, इसी तरह एल्गोरिथम चलता है बस उस पॉइंट पे, बिकॉज इट इज यू आर एंटिसिपेटिंग इट, यू डेफिनेटली हैव द प्रिपरेशन फॉर डिफिकल्ट। नहीं, लेकिन देखिए मेरी एक बात सुनिए, जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, प्रेग्नेंट पेशेंट है। ठीक है, प्रेग्नेंट पेशेंट में आप अवेक तो नहीं करते ना, अवेक पेशेंट के अंदर एंटिसिपेट तो करते हैं आप, लेकिन आप साथ ही एट द सेम टाइम आप वेक फाइबर ऑप्टिक तो नहीं हर पेशेंट में करते, ना ही रिकमेंडेड है। तो इस सिनेरियो में आपने आपकी क्या होगा? कोई और इसको कहते हैं ना एट रिस्क एल्गोरिथम है ये। ठीक है ना, तो एट रिस्क एल्गोरिथम में क्या करना होता है जी? एनीवन एल्स प्लीज? सर सिजेरियन सेक्शन में तो सर तब तक हम प्रोसीड नहीं करेंगे जब तक हमें डेफिनेट एयरवे नहीं मिलेगा। अगर वो एलएमए पर भी हम वेंटिलेट हो रही है पेशेंट, तो सर तभी हम मेक श्योर करेंगे कि हमें पहले डेफिनेट एयरवे मिल जाए, चाहे हम ट्रेकियोस्टमी करें, उसके बाद से अपने प्रोसीड करेंगे। ये आप सही बता रही हैं। सर एलएमए के ऊपर सर सिजेरियन कराएंगे तो उसमें रिस्क ऑफ एस्पायरेशन, सर वो रिस्क वर्सेस बेनिफिट देखेंगे। आप आधी बात मिस कर रही है ना, यहाँ पे एक दूसरी जान भी है, बच्चा भी है। अगर फीटल डिस्ट्रेस होगा फिर आप मेरी बात को समझे, इसके अंदर दो चीजों का आप मिक्सअप ना करें। सिजेरियन सेक्शन का जो प्रेग्नेंट पेशेंट इज ऑलवेज एंटिसिपेटेड डिफिकल्ट इंट्यूबेशन एंड ऑलवेज एंटिसिपेटेड एस्पिरेशन रिस्क, एम राइट? चाहे वो इलेक्टिव सिजेरियन के लिए आ रही है, चाहे वो इलेक्टिव सिजेरियन के लिए आ रही है, या चाहे वो इमरजेंसी सिजेरियन के लिए आ रही है, एम राइट? सर उसमें जी फिर सर। वो पेशेंट वाला ऑप्शन है वो तो हमारे पास निकल गया ना, बिकॉज ऑब्वियसली आपने केस तो कराना है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके अंदर आप देखेंगे कि अब आपने क्या करना है। जैसे इन्होंने बोला है ना कि हम तो जब तक इंट्यूबेट नहीं करेंगे तब तक हम केस नहीं करवाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर आपका एलएमए डल गया है तो आप उसको प्रोसीड कर देंगे। ठीक सर। आप उसमें स्पेसिफिकली ये देखेंगे, स्पेसिफिकली क्या देखेंगे? फीटल डिस्ट्रेस, अब फीटल डिस्ट्रेस है या नहीं है। अगर फीटल डिस्ट्रेस है तो आप प्रोसीड करेंगे। ठीक है, एक मिनट के लिए रुकिए, ये देखिए ये देखा है, ये आपने ये नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर।
ठीक है, तो इन कंडीशन के अंदर आप प्रोसीड करेंगे, इन कंडीशन में आप अवेक करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं है मैटरनल कंडीशन और फिटल कॉम्प्रोमाइज भी नहीं है तो आप अवेक की तरफ जाएंगे। ठीक है, और अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिक है और रिक्वायरिंग है, फौरी तौर पे आपने सर्जरी करनी है, तो फिर आप प्रोसीड करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर फीटल ब्रेडिकार्डिया है, फीटल डिस्ट्रेस है, तो आप प्रोसीड करेंगे, और अगर नहीं है तो आप अवेक कर देंगे। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है, नोवाइस और कंसल्टेंट, ये आपको एग्जाम के अंदर खास मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी इन्होंने 2-3 बातें और लिखी हुई है, देखें, ओबेसिटी को भी लिखा हुआ है। सर्जिकल फैक्टर, अगर कम्प्लेक्स सर्जरी है तो आप उसमें अवेक कर दें, रिस्क फैक्टर नहीं है तो आप उसको प्रोसीड करें। ठीक है, अगर एस्पिरेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, अभी रिसेंट फूड भी है, एक तो एंटिसिपेटेड है, तो फिर आप अवेक कर दें, और अगर फास्टेड है, नॉट इन लेबर है, अपने एंटसेट्स दिए हुए हैं, तो आप उसको प्रोसीड कर लें। ठीक है, और अल्टरनेटिव आपके पास ऑप्शन है या नहीं। अगर आप उसको उठा के आप क्या करेंगे, सिजेरियन तो आपको फिर भी करवाना पड़ेगा ना, तो आप उठा के, अगर मिसाल के तौर पे ऐसी कंडीशन है कि रीजनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं, देन यू कैन थिंक अबाउट इट। लेकिन अगर उसकी रीजनल एनेस्थीसिया कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो उठाने का कोई फायदा तो नहीं है, फिर आप प्रोसीड कर लेंगे। ठीक है, ये इसके अंदर चीज है। ठीक है, अच्छा, आसान क्वेश्चन, इंटुबेशन की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? ट्रॉमा टू लिप्स, ट्रॉमा टू टीथ, ओके, और उसके बाद टंग के ऊपर कोई लैसरेशन हो सकती है अंदर, अगर आपने म्यूकोजल को बहुत ज्यादा किया तो ब्लीडिंग भी हो सकती है। और अगर आपने स्टिलेट वगैरह के साथ इंटुबेट किया और आपने टाइमली नहीं निकाला तो आप वोकल तो आप जब इंटुबेट कर रहे हैं तो वहां पे भी आप जो है इंजरी कॉज कर सकते हैं। और प्रेशर का, अगर आपने ट्यूब के इंटुबेशन से आपने पूछा, हाँ, प्रेशर का है कि अगर ईटीटी के जो आपने डाली है उसके अगर कफ का प्रेशर आपने ज्यादा किया हुआ है तो आप वोकल डिस्कीमिया कर सकते हैं। आपको पता है इसमें आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर रही हैं, वो क्या है? जी, डॉक्टर करोतलैन, आपने बताना है ये। टीथ हो गया, टंग हो गया, आप सिर्फ लिप्स हो गया। एनाटॉमी पे हैं, कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होते इंटुबेशन की? इसको अगर हम डिवाइड कर दें ड्यूरिंग इंटुबेशन, वाइल जब ट्यूब मतलब इंटुबेट हुआ हुआ है और एक्सटुबेशन के टाइम पे, तो फिर वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। एक मिनट रिफा, एक मिनट इनको दोबारा एक ट्राई और कर लेने, फिर आपने बताना है, आप सोचे इतनी देर में। जी करोतलैन। सर आपने क्या कहा, फिजियोलॉजिकल क्या? फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स नहीं होते इंटुबेशन के? जी सर, वो तो ये कि पेशेंट को सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स आएगा। तो ये बताना चाहिए था या नहीं बताना चाहिए था कि कुछ फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं और कुछ एनाटॉमिकल इफेक्ट्स होते हैं? जो एनाटॉमिकल इफेक्ट्स होते हैं वो ट्रॉमा टू एनीथिंग, वो आपको इतनी लंबी अलग अलग बताने की जरूरत ही नहीं है। कुछ जितना जो एयरवे के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे ट्रॉमाटाइज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ए लेरिंगोस्कोप, बिकॉज ऑफ ट्यूब। एम राइट? यहाँ पे आंसर मुकम्मल हो, क्योंकि देखें जो आपको आपको हमेशा से प्रैक्टिस करनी चाहिए वाइवे की। ठीक है, टू द पॉइंट, दरिया को कूजे में बंद। आप एक ही चीज रिपीट कर रही हैं, उसको भी ट्रॉमा हो जाएगा, 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 उसको भी ट्रॉमा हो जाएगा। ट्रॉमा के अलावा कुछ बताया आपने? ठीक है, तो जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं आप उनको, अव्वल तो ये कि ये अक्सर किताबों में शुरू में लिखा होता है क्लासिफाई और डाई। ठीक है, तो क्लासिफाई और डाई, तो अगर आपने क्लासिफाई नहीं किया ना चीजों को तो वो खत्म हो गया। ठीक है, और इंटुबेशन के अंदर आपने आपने क्या क्लासिफाई किया कि ये नेजल इंटुबेशन है या ओरल इंटुबेशन है? मैंने आपको बताया था? नहीं। तो आपने डिफरेंशिएट करने की कोशिश की? नहीं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत, और कुछ उसकी ट्यूब की मैं गलत साइज की वजह से हो सकता है, कुछ उसके जो आप लेरिंगोस्कोप डाला है, लेरिंगोस्कोपी की वजह से। अभी तो इंटुबेशन तो बाद में, ट्यूब तो बेचारी गई ही नहीं है। आपने लेरिंगोस्कोपी करते हुए दांत तोड़ दिया, आपने लेरिंगोस्कोपी करते हुए उसका म्यूकोजल पिलर को डैमेज कर दिया,
ठीक है, तो ये सारी चीजों को आपने जहन में रखना है। आप उसको क्लासिफाई कर देंगे, आप लोग आपके लिए आसानी हो जाएगी चीजें। ठीक, आपने नेजल इंस्पिरेशन की, उसमें आपको नेजल ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। फिजियोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस क्या क्या होते हैं रिफा, आप बताओ। इसमें आपका हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, हाइपोक्सिया हो सकता है, लेरिंगोस्पाज्म हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन हो सकती है, वेरी गुड। और इंक्रीज CO2 हो सकता है। अच्छा, बाय द वे, अब अगर आपसे अगला क्वेश्चन यहाँ पे कोई पूछ सकता है कि ये इंट्यूबेशन का रिफ्लेक्स क्या होता है, ये कैसे होता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स कैसे आता है? जो है इसका एफरेंट कहाँ से कैसे जाता है, इफरेंट कैसे आता है? वेगस, वेगस तो ब्रैडी करेगी। नहीं सर, मुझे नहीं पता है। देखें, इसका बहुत आसान, ये जहन में रखें, कोई भी रिफ्लेक्स उसका जो एफरेंट होगा वो सेंसरी होगा ना। तो यहाँ पे जो सेंसरी नर्व्स हैं वहां से ही आपको लेके जाना है, एम राइट? तो यहाँ पे जो टंग की जो नर्व सप्लाई होगी, जो फेरिंग्स की जो नर्व सप्लाई होगी, वही इन्वॉल्व होगी ना। तो टंग की पीछे कौन सी नर्व होती है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग की? ग्लॉस ऑफ और उसकी कौन सी होती है बाकी हिस्से की? फेशियल, आई एम सॉरी, ट्राइजेमिनल, ट्राइजेमिनल? फेशियल। नो, बाकी ये पीछे के मतलब और बैक साइड पे जा रहे हैं। वेगस की कौन सी ब्रांचेस होती है? सुपीरियर लेंजल, laryngeal nerve or internal laryngeal nerve, depending के below the vocal cords है या above the vocal cords है। अबव द वोकल कॉर्ड कौन सी है? सुपीरियर लेरेंजियल है सर। सुपीरियर लेरेंजियल नर्व है या एग्जैक्टली कुछ और है? सर उसकी ब्रांच है सर, एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेरेंजियल नर्व। रॉन्ग, रॉन्ग। सोचे बगैर जब आंसर दोगे तो फिर ऐसे ही होगा। इंटरनल लेरेंजियल नर्व है, ठीक है। इंटरनल लेरेंजियल नर्व है अबव द वोकल कॉर्ड्स, और बिलो द वोकल कॉर्ड्स जो है वो रिकरेंट लेरेंजियल नर्व है। अब आप उस वक्त बोल के आप खुद ही कंफ्यूज हो गई ना, आपने वेगस का नाम लिया और अब आप खुद ही कंफ्यूज हो गई। वो वजह ये है कि आगे इसका कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, इंटर जो है वो इंटर न्यूरॉन्स हैं, और उसके बाद सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ होना तो सिंपैथेटिक डिस्चार्ज है ना, तो आपको इफेक्ट तो पता है। तो इफ यू नो द इफेक्ट, आप स्मार्टली बता सकते हैं कि वो सेंसरी यहां से जाएगा, और तो कोई नर्व नहीं है, एम राइट? तो जाना तो उसने यहीं से रिफ्लेक्स है, लेकिन वो इंटर न्यूरॉन्स के जरिए वो ट्रांसमिट होगा और सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होगा, ठीक है। ये इस जो इंट्यूबेशन रिस्पांस को मिनिमाइज करने का क्या तरीका होगा? इसको डिफरेंट चीजें यूज कर सकते हैं। इसको पहले तो आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा लाउड। अच्छा, फिर मैं कह रही हूँ कि इसमें हम एक तो डीपनिंग ऑफ एनेस्थीसिया, ओके। दूसरा फिर देयर आर 2 मिलीग्राम पर केजी। देखिए, इसके लिए अगर आप बेहतर क्योंकि आप वाइवा आपने देना है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप प्रॉपर प्लानिंग करें, ठीक है। आप प्रॉपर प्लानिंग करें, प्रॉपर कैलकुलेशन ऑफ ड्रग्स करें, प्रॉपर जो क्लिनिकल सिचुएशन के हिसाब से जो बेस्ट और इजी पॉसिबल वे है वो आप करें, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी, आप क्योंकि आपको जुमला वहां पे लिखा होता है लेरिंगोस्कोपी, शॉर्ट लेरिंगोस्कोपी टाइम, तो आप उसके अंदर बोलें कि आप प्रॉपर प्लानिंग करके करें ताकि आपकी लेरिंगोस्कोपी टाइम मिनिमाइज हो, ठीक है। तो लेरिंगोस्कोपी टाइम को मिनिमाइज करने के लिए ये है। बाकी और क्या कुछ करेंगे आप? इसमें फिर फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स हम यूज कर सकते हैं टू मिनिमाइज द रिस्पांस, लाइक xylocaine 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी शॉर्ट
अच्छा आपकी ना आवाज कट रही है। अब अरिफा आपकी आवाज कट रही है, मैं किसी और को मौका देता हूँ। और कोई बताना चाहता है? Beta blockers can be रिफा, shortest acting. रिफा आई एम सॉरी, कोई और बंदा बताए। रिफा की आवाज नहीं आ रही है। जी अस्मा आप बताएं। सर सबसे पहले तो हम ये देखेंगे सर, एक तो गुड डीप एनेस्थीसिया होगा सर, गुड प्लेन ऑफ एनाल्जेसिया होगा, और सर मिनिमम ड्यूरेशन के अंदर और मिनिमम अटेम्प्ट्स के अंदर हमने लेरिंगोस्कोप करनी है। और सर उसके लिए अगर हम फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स यूज करेंगे तो सर उसमें कई डिफरेंट एजेंट्स है, लाइक सर लिग्नोकेन है 2 mg पर kg के हिसाब से दे सकते हैं सर, फेंटेनिल दे सकते हैं, रेमिफेंटेनिल दे सकते हैं, और सर प्रोपोफोल दे सकते हैं। प्रोपोफोल तो आपने इंडक्शन के लिए देना ही देना है। बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं? एस्मोलोल दे सकते वही बीटा एस्मोलोल सर एस्मोलोल शॉर्ट एक्टिंग बीटा ब्लॉकर। ब्लड और आपने लाइडोकेन शॉर्ट एक्टिंग। बताना है, तो लाइडोकेन आपने बताना है कि आईवी, लाइडोकेन स्प्रे, क्या? सर हम आईवी भी दे सकते हैं, और अगर हम अवेक फाइबर ऑप्टिक कर सकते हैं तो सर उसके अंदर हम स्प्रे भी दे सकते हैं सर, 10% लिग्नोकेन अब स्प्रे आप होता है। अवेक और फाइबर सर ऑप्टिक, गागल्स करा सकते अभी अवेक फाइबर ऑप्टिक की तो हमने बात ही नहीं की है। अभी तो हम हैं। जी सर, तो लेरिंगोस्कोपी। आईवी आईवी सर देंगे सर, ताकि हम उसको ब्लंट करें रिस्पॉन्स को। अच्छा अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? सर जी एनीवन? सर वो फ्लूइड स्प्रेड कर सकते थोड़ा सा जो होगा या नहीं? एस्पिरेट इससे 2-3 ml से क्या एस्पिरेट होगा, लेकिन ये इरिटेट करेगा ना। तो जैसे आसिम भाई ने बताया लेरिंगोस्पैज्म हो सकता है, ठीक है। इटसेल्फ इट कैन कॉज लेरिंगोस्पैज्म, नंबर 1। नंबर 2, अगर एक पेशेंट एस्पिरेशन के रिस्क पे है ना, तो जब आपने उसमें लाइडोकेन को स्प्रे कर दिया है ना, तो उसने लोकल एरिया को ब्लंट कर दिया है। तो एक्चुअली ये एस्पिरेशन अगर होगी तो नॉर्मल चाहे जो रिफ्लेक्स है वो भी खत्म हो जाए। समझ आई? तो इसके अंदर एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाता है लाइडोकेन के स्प्रे से। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए, इसलिए आईवी ज्यादा बेहतर है स्प्रे की निस्बत। समझ आ गई बात? गॉट द पॉइंट? जी सर। ठीक है। और ये चीज हो गई, एस्मोलॉल हो गई, फेंटानिल हो गई, रेमिफेंटानिल हो गई, शॉर्ट लेरिंगोस्कोपी टाइम हो गया। आपने प्रॉपर पोजीशनिंग कर लिया और वो सारे फैक्टर्स को आपने देख लिया। आपने पहले प्लानिंग करके कि भाई जिन फैक्टर्स की वजह से आपकी जो है वो डिफिकल्ट आपकी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका तरीका है। और उसके अलावा जो है आपका आज के लिए फिर काफी है, फिर बाकी पोर्शन इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आसिम भाई? सर ये जी जी अस्मा पूछें, क्या क्वेश्चन है? सर वो एस्मोलोल के सर मुझे डोज बता दे सर, ये जो हम ब्लंट करने के लिए रिस्पॉन्स देंगे। एस्मिलॉल की और सर डोज फेंटेनिल 5 माइक्रोग्राम। मुझे नहीं पता। एस्मिलॉल की डोज आपको टाइट्रेटेड डोजेज होगी, मुझे डोज याद नहीं है, ठीक है जी। रेहा चलें, ओके जी, फिर इंशाल्लाह कल करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नादिर आप कोई सवाल पूछ रहे थे? सर मैं ये पूछ रहा था कि इसमें ब्लॉक लगाएंगे सर, पर मतलब इंटुबेशन के लिए सर? यार इंटुबेशन के लिए रैपिड सीक्वेंस इंडक्शन में होता है, राइट सर। ठीक है। वो अब एक फाइबर ऑप्टिक करेंगे ना इंशाल्लाह, कल करते हैं वो चीज, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट कल सर यही मतलब एयरवे की मैनेजमेंट आगे करनी है सर? जी जी ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सर थैंक यू सो मच।